So, okay, welcome to Easy Digital. Good afternoon everyone. जैसे हमने कल बात की थी फ्लूइड मशीनरी के बारे में, तो फ्लूइड मशीनरी का हमने बेसिक समझ लिया था, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लूइड मशीनरी, ये सारी बातें हमने कर ली थी कल। साथ ही हमने देखा था कि जो फ्लूइड होता है उसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में, ठीक है। एक हम फोर्स के हिसाब से फ्लूइड की डेफिनेशन को देते हैं, फोर्स के हिसाब से बेसिकली फ्लूइड की डेफिनेशंस आती हैं, ठीक है। साथ में अगर हम बात करें मशीनरी, तो हमने देखा कि एक हमारा कंस्ट्रेंट मोशन आना चाहिए एज अ आउटपुट, ठीक है, तो उसकी हमने बात की। तो फ्लूइड मशीन्स जो थी उसको हमने एक साथ देखा कि जो फ्लूइड मशीन्स होती हैं बेसिकली वो क्या होती हैं, जो हमें स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। बस यहीं पर इसी कॉन्सेप्ट का गेम है बस पूरा फ्लूइड मशीनरी में, ठीक है, कि एक तरफ है मैकेनिकल एनर्जी और एक तरफ है हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी इन द फ्लूइड। बस इसी कॉन्सेप्ट को हमें समझते हुए चलना है। इसके बारे में हमने डिटेल में कल एनालिसिस कर लिया था, बस एक छोटा सा मैं 2 मिनट का रिकैपिचुलेशन लेके चल रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर जो स्टोर्ड एनर्जी इन द फ्लूइड है वो इन द फॉर्म ऑफ हमारे पास, जब हमने कल बात की थी तो हमने बात की थी इसमें कि एक होता है फ्लूइड एट रेस्ट के सेंस में हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी, एंड दूसरा होता है फ्लूइड इन मोशन में हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी। तो यहां पर हमने 2 पर्टिकुलर टाइप की बात की थी, जिसे हमने बोला था इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी, ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी, एंड साथ में बात करती पोटेंशियल एनर्जी की। ऐसे ही यहां पर भी हमने बात की थी इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, एंड साथ ही बात की थी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी होती है वो होती है प्रेशर एनर्जी, और इसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, क्या नाम है, फ्लो वर्क, ठीक है। तो ये हमने कल अच्छे से समझ लिया था कि प्रेशर एनर्जी बेसिकली क्या होती है, ठीक है। एक पर्टिकुलर लेयर, जो दूसरी लेयर जहां पर हम आगे की तरफ आ रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके वाटर के, वो कहीं ना कहीं अगली वाली लेयर पर एक फॉरवर्ड फोर्स लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो वो जो आपके पास प्रेशर एनर्जी है विद रिस्पेक्ट टू जो हमारी वेलोसिटी आ रही है, एक वर्क डन हो रहा है पर सेकेंड बेसिस पर, तो वही जो हमारी एनर्जी है उसे ही हम प्रेशर एनर्जी या फ्लो वर्क बोलते हैं। तो वही फ्लो वर्क हमारा यहां पर एक मेन इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मतलब वेलोसिटी की हेल्प से, ठीक है। साथ ही हमने कल बात की थी कि इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी हमारे लिए क्या है, लो ग्रेड एनर्जी है, तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। हमें जरूरत किसकी होती है, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी, जो कि हमारी है हाई ग्रेड एनर्जी। तो हमें क्या करना होता है, हमें फ्लूइड मशीनरी की हेल्प से क्या करना होता है, या तो फ्लूइड मशीनरी में दोनों चीजें हैं, या तो हम बात करें एक तरह से पंप की, या फिर बात करें एक तरह से टरबाइन की, मतलब जो वर्क प्रोड्यूसिंग एंड वर्क कंज्यूमिंग, मतलब मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला एंड मैकेनिकल एनर्जी को कंज्यूम करने वाला, दोनों अलग अलग डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें फ्लूइड मशीन्स की, तो उसमें हमारे पास टरबाइन भी एज ए मशीन काम करेगी और पंप भी एज ए मशीन काम करेगा, वो भी फ्लूइड मशीन का ही एक पार्ट होगा। साथ ही हमने कल बात की थी कि यहां पर अगर हम टरबाइन की बात करें, तो टरबाइन में क्या होता है कि जो ES स्टोर्ड एनर्जी है उसे हम EM में कन्वर्ट करते हैं, ES को EM में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब जो स्टोर्ड एनर्जी है, जैसे कि अगर मैं एक रिजर्वोयर की बात करें, जैसे हमने कल बात की थी, तो रिजर्वोयर की बात करें तो रिजर्वोयर जो है वो एक एनर्जी, जो पोटेंशियल एनर्जी है, उसके बाद एक यहां पर एक टरबाइन लगी हुई है, तो टरबाइन के बेसिस पर उसे हमने टरबाइन ही क्यों बोला, क्योंकि हमने क्या किया कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी, स्टोर्ड एनर्जी थी इसके पास, उस पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट किया काइनेटिक एनर्जी में, जिसका हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं क्या, रोटर को घुमाने के लिए, और जैसे ही रोटर घूमेगा हमें EM मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब जो ES से EM में कन्वर्ट करता है स्टोर्ड एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जो कि आपके पास वाटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी है इन द मॉलिक्यूल्स, वो हमारे पास स्टोर्ड एनर्जी के सेंस में दिख रही है। उस स्टोर्ड एनर्जी को अगर फ्लूइड मशीन टरबाइन की तरह काम कर रही है तो EM में कन्वर्ट करेगी, और अगर फ्लूइड मशीन हमारी पंप की तरह से काम कर रही है, और पंप बेसिकली हम किसकी बात करते हैं, पंप जो होता है वो बेसिकली हम किसकी बात करते हैं, जो कि लिक्विड से डील कर रहे हैं, ठीक है, जनरली वाटर से जो डील कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं पंप। इसमें क्या होता है, इसमें मैकेनिकल एनर्जी को हम किसमें कन्वर्ट कर रहे होते हैं, स्टोर्ड एनर्जी में, मीनिंग कि आप क्या कर रहे होते हैं, वाटर को आपको लिफ्ट अप करना है। तो वाटर को लिफ्ट अप करने के लिए आपने क्या किया, रोटर की हेल्प से मैकेनिकल एनर्जी दी, मैकेनिकल एनर्जी की हेल्प से क्या हुआ, संप में से वाटर ऊपर की तरफ आया क्योंकि वैक्यूम क्रिएट हुआ। उसके बाद यहां पर आपने आउटकम पर पंप के, ठीक है, जैसे मैंने सिमेटिक डायग्राम कल बनाया था, आउटकम पर क्या हुआ कि यहां पर आपने प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट किया उसे, और यही जो प्रेशर
एनर्जी में कन्वर्जन हुआ है आउटलेट पर किसके, पंप के, उसी प्रेशर एनर्जी की हेल्प से वो लिफ्ट होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होता है, वही प्रेशर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होके आपके जो ड्रम्स वगैरह होते हैं वहां पर जाके टैंक में जाके वाटर स्टोर हो जाता है। तो हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि ईएम अगर ईएस में कन्वर्ट हो रहा है, मैकेनिकल एनर्जी अगर स्टोर्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ऑफ दैट वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यहां पर ये जो कंडीशन कहलाती है वो पंप होता है। अगर यहीं पर अगर मैं बात करता कंप्रेशर, तो कंप्रेशर क्या करते, कंप्रेशर बेसिकली क्या कर रहा होता, गैस से डील कर रहा होता, एयर से डील कर रहा होता, ठीक है, और यहां पर वो प्रेशर एनर्जी इंक्रीज कर रहा होता। प्रेशर एनर्जी इंक्रीज कर रहा होगा किसकी हेल्प से, मैकेनिकल की हेल्प से। मैकेनिकल का कन्वर्जन किस में आएगा, प्रेशर एनर्जी में। क्लियर हो रहा है यहाँ पर, ये हुआ एक पॉइंट। अगर मैं आपसे कहता कि यहाँ पर फैन है और ब्लोअर है, ठीक है, तो यहां पर फैन एंड ब्लोअर क्या कर रहे होंगे, फैन एंड ब्लोअर बेसिकली क्या करने वाले होंगे कि गैस एंड एयर में ही ये काम करेंगे। इनके लिए जो वर्किंग फ्लूइड होगा वो गैस एंड एयर होगा, बट इसका जो आउटकम होगा वो प्रेशर एनर्जी ना होके काइनेटिक एनर्जी होता है। इसके बारे में हमने कल क्लासिफिकेशन में बात कर ली थी और ये मेरा हुआ कल की क्लास का रिकैप्चुलेशन। क्लियर, ठीक है। ओके, ठीक, यहां तक कल का रिकैप्चुलेशन क्लियर है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आज इंपैक्ट ऑफ जेट की। आज हम बात कर लेते हैं इंपैक्ट ऑफ जेट। ठीक है, जल्दी से रिप्लाई कीजिए, क्लियर है यहां तक। इंपैक्ट ऑफ जेट पर चलते हैं अब, ठीक है, इंपैक्ट ऑफ जेट पर चलते हैं। ठीक है, ओके निवेल जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंपैक्ट ऑफ जेट। मैंने कल इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको बता दिया था। इंपैक्ट ऑफ जेट बेसिकली हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था। फॉर्मूला डिराइव किस सेंस में किया था कि वाटर जो होता है, मतलब अगर मैं बात करता हूं फोर्स ऑन द वाटर बॉडी, तो इसके लिए कल हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि जो एफ वाटर है, फोर्स ऑन द वाटर बॉडी, ठीक है, इसे मैं एफ वाटर बोल रहा हूं, फोर्स ऑन द वाटर बॉडी, ठीक है, फोर्स ऑन वाटर। तो यहां पर क्या है, एम डॉट V2 माइनस V1। ऐसा क्यों आया था, एम डॉट V2 को हमने ऐसा लिखा था, याद होगा आपको, एम डॉट V2 माइनस एम डॉट V1। मतलब ये क्या है मेरा, ये है फाइनल मोमेंटम, ओके, और ये है मेरा इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड। यहां पर ये क्या है मेरा इनिशियल मोमेंटम, ओके, इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड। इसको कल हमने अच्छे से डील किया था कि अगर मैं एक मान लीजिए एक वाटर पार्टिकल या वाटर बॉडी की बात करूं, ये मेरे पास डॉटेड जो है वो वाटर बॉडी है। इस वाटर बॉडी पर अगर मैं स्टार्टिंग में वाटर बॉडी किसी एक v वेलोसिटी से जा रही है और इसका जो मास फ्लो रेट ऑब्वियस है, वाटर बॉडी है तो मास फ्लो रेट होगा, आपने एफएम में अच्छे से पढ़ा हुआ है ये। इसे हम क्या बोल देते हैं, एम डॉट मतलब किलोग्राम पर सेकेंड इसकी यूनिट हो जाती है। ये चीज आपने एफएम में अच्छे से पढ़ी हुई है, ठीक है। तो किलोग्राम पर सेकेंड, ठीक है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, अभी इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर रिकैप्चुलेशन में एफएम का थोड़ा सा लेके चलूंगा। अभी यहाँ पर कल के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। तो एम डॉट क्या था हमारा, मास फ्लो रेट था, पर सेकेंड हमारा इसके साथ आ गया, इनटू में वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या एक फॉर्मूला बन चुका है, न्यूटन का, मतलब फोर्स का। तो फोर्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। फोर्स क्या होता है बेसिकली, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। इसके बारे में मैंने कल बताया था आपको, ये क्या हो जाता है हमारा dy/dt इंटू mv, है ना। ये होता है हमारे पास एक्चुअल डेफिनेशन, dy/dt इंटू mv। तो यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फिजिकली जरा थोड़ा जल्दी से देखेंगे कि यहाँ पर v1 वेलोसिटी से मान लीजिए m डॉट जो मास है वो आगे की तरफ जा रहा है v1 वेलोसिटी से। ये मेरा इनिशियल केस है, कि किलोग्राम पर सेकेंड हमारा v1 वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है, ये इनिशियल है, ठीक है। तो यहां पर जो मोमेंटम है उसका वो कितना हुआ, m डॉट v1। अगर मैं आपसे कहता हूं
कि फोर्स ऑन द वाटर बॉडी, मतलब वाटर बॉडी के ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, वाटर बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, इसका मतलब मैं इसके मोमेंटम को बढ़ाना चाहूंगा ना। जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो मैं इसके मोमेंटम को बढ़ाना चाहूंगा। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अब जब इसकी कंडीशन पर हमने क्या लगाया, इस पर फोर्स लगाया, इस पर फोर्स लगाया, तो इसकी जो कंडीशन हो गई है वो ये हो गई है कि एम डॉट तो हमारा वही रहा, अभी हमने एक सिंपल एनालिसिस कर रहे हैं तो एम डॉट तो हमारा वही रहा, बट जो वेलोसिटी है वो v2 हो गई, v2 हो गई, मतलब v2 हमने क्या माना, v2 इज ग्रेटर देन v1, सो मोमेंटम ऑफ दिस वाटर पार्टिकल, मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी, वाटर बॉडी क्या हो जाएगा, मोमेंटम बढ़ जाएगा। ये मोमेंटम जो है m डॉट v2 वो m डॉट v1 से ज्यादा मिला मुझे। तो अब जरा इसी चीज को समझिएगा कि हमने क्या किया, हमने स्टोर्ड एनर्जी अभी आपने समझा, कल आपने अच्छे से समझा था स्टोर्ड एनर्जी क्या होती है, इंटरमोलिकुलर के बेसिस पर भी, काइनेटिक पर भी और प्रेशर पर भी। अगर कल की वीडियो नहीं देखी है तो उसे पहले एक बार रिवाइंड कीजिएगा जरूर, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात कर रहा हूं स्टोर्ड एनर्जी, तो यहां पर जो इसकी स्टोर्ड एनर्जी है वो क्या है, m डॉट v1 एक तरह से। यहां पर जो एनर्जी है वो क्या हो गई है, बढ़ गई है, किसकी हेल्प से, जो हमने फोर्स किया, फोर्स के हिसाब से जो हमने एक तरह से वर्क किया है। अभी धीरे धीरे हम वर्क की तरफ जाएंगे, तो जो हमने वर्क किया उस पर क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हमारे पास एक एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म बढ़ती जा रही है। तो m डॉट v2 जो हमारे पास आया है यहाँ पर, जो हमारे पास m डॉट v2 हमारे पास यहाँ सेंस दिख रहा है, ठीक है, वो m डॉट v2 ज्यादा है एज कंपेयर टू m डॉट v1 से। तो कितना ज्यादा, वही हमारे लिए फोर्स है कि हमने फोर्स कितना लगाया उस पर, कि जिसमें इसमें हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम चेंज किया, ठीक है, मतलब चेंज मोमेंटम को हमने चेंज किया। वो कौन सी चीज की वजह से हुआ, वो फोर्स अप्लाइड, जो हमने वाटर के ऊपर फोर्स अप्लाई किया उसी की वजह से हमारे पास चेंज ऑफ मोमेंटम मिल रहा है। और यहां पर जो बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी है वो बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर हम स्टोर्ड एनर्जी को बढ़ा रहे हैं एक्स्ट्रा फोर्स लगा के, तो ये जो हमारे पास इफेक्ट आ रहा है एफ ऑन वाटर, ये जो इफेक्ट आ रहा है, क्या m डॉट v2 v फाइनल माइनस v इनिशियल v2 माइनस v1, ये किस तरह के सेंस को दिखा रहा है, ये सेंस कैसा दिखा रहा है आपको, पंप का। ये सेंस कैसा दिखा रहा है, पंप का। क्यों, क्योंकि हम फाइनल मोमेंटम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि घटाने की। फाइनल मोमेंटम को हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि घटाने की। यहां पर अगर v2 को मैं काइनेटिक एनर्जी के सेंस में देखता हूं तो मेरी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, मतलब स्टोर्ड एनर्जी मेरी जो मोशन के सेंस में है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं पंप के सेंस में इस चीज को कर रहा हूं। ये जो इक्वेशन है वो पंप के सेंस में है। बट अभी जो हम बात करने वाले हैं इंपैक्ट ऑफ जेट ऑन दी फ्लैट बॉडी, कर्व्ड बॉडी, तो अब एक सिंपल सी बात सोचिएगा, अब क्या है, अब हमारी केस क्या चलने वाला है, अब हमारा केस चलने वाला है वाटर बॉडी इस पर फोर्स लगाएगी, ना कि अब वाटर बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा। अब वाटर बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगेगा, अब क्या है, वाटर बॉडी इस पर फोर्स लगाने वाली है, ठीक है। एक प्लेट पर, एक कर्व्ड प्लेट पर, एक फ्लैट प्लेट पर वाटर बॉडी फोर्स लगाने वाली है। तो अगर वाटर बॉडी फोर्स लगाएगी तो आपको वो सेंस समझना है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पर बात करता हूं फोर्स बाय द वाटर बॉडी ऑन द फ्लैट प्लेट और कर्व्ड प्लेट, उसके बारे में हम बाद में आगे बात करेंगे। अभी एक सिंपल सा मैकेनिज्म देखते हैं कि अगर हम बात कर रहे हैं कि वाटर बॉडी फोर्स लगा रही है, तो बेसिकली अगर जैसे हमने अभी समझा था कि यहां पर वाटर पर फोर्स लग रहा है F ऑन वाटर, ठीक है। तो अगर वाटर बॉडी फोर्स लगाएगी किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पर, तो जो वाटर बॉडी पर आपने न्यूटन थर्ड लॉ पढ़ा है, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से क्या होगा, एवरी एक्शन हैज इट्स ओन रिएक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर जो हमने वाटर बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया था, तो वाटर बॉडी भी क्या चाहेगी कि वो इस पर फोर्स लगाए जिसकी वजह से फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं बात करूं यहां पर फोर्स बाय द वाटर बॉडी, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस एफ ऑन वाटर। अगर हम इस सेंस में बात करें तो ये एफ वाई वाटर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ एफ ऑन वाटर। तो यहां से अगर मैं इसको फाइनली अभी आउटकम की तरह लिख रहा हूं, ठीक है, मैं डीएलम्बर्ट्स प्रिंसिपल के थ्रू इस चीज को लेके जाएंगे। F माइनस एम में इक्वल टू 0, तो कहीं ना कहीं माइनस एम में क्या है, एक तरह से वाटर बॉडी के द्वारा लगाया गया फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर F, यहाँ पर माइनस ऑफ वाटर बॉडी मतलब माइनस ऑफ m डॉट v2 माइनस v1, सो यहाँ से आ जाएगा m डॉट v1 माइनस m डॉट v2। इस चीज के सेंस को समझ लो, यहाँ से फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये m डॉट v1 माइनस m डॉट v2, इस चीज को हमेशा लिखिएगा, ठीक है, कि यहाँ पर क्या आया, fx, ये x डायरेक्शन में है, y वाटर बॉडी, fx क्या आ रहा है हमारा, m डॉट v1 मतलब इनिशियल मोमेंटम
पर सेकेंड, इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड माइनस m डॉट v2, इसको क्या लिखेंगे हम, फाइनल मोमेंटम पर सेकेंड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है लास्ट वाला, इस चीज को समझो क्योंकि इसी को हम आज अपने क्लास में देखने वाले हैं अच्छे से। तो यहां पर इस चीज को समझिएगा, m डॉट v1 का मीनिंग क्या हुआ, इनिशियल मोमेंटम ऑफ वाटर बॉडी। तो मान लीजिए आपके पास एक वाटर बॉडी ये है, ठीक है, ये वाटर बॉडी किसी एक पर्टिकुलर प्लेट पर फोर्स लगाती है और फाइनली ये वाटर बॉडी यहां पर इस तरह से आपको दिखती है। ठीक है, तो ये जो स्टार्टिंग में इसके पास कुछ मोमेंटम होगा जिसे हमने बोला m डॉट v1 पर सेकंड के हिसाब से, जो मास है उसके हिसाब से हमने देखा m डॉट v1 इसका मोमेंटम था, मोमेंटम पर सेकंड के हिसाब से, इनिशियल मोमेंटम पर सेकंड। अब क्या किया कि जब इसने एक पर्टिकुलर प्लेट पर या एक पर्टिकुलर सरफेस पर इसने इम्पिंज किया और यहाँ पर इस पर इसने एक फोर्स को ट्रांसमिट किया, अपनी एनर्जी को ट्रांसमिट करना चाह रही है। ठीक है, तो अब जरा सोचिएगा कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर फोर्स पर इसकी हेल्प से फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो इसके पास एनर्जी थी वो कहीं ना कहीं इस पर एज ए फोर्स की तरह काम कर रही है, जो ये फ्लैट प्लेट है उस पर कहीं ना कहीं एज ए फोर्स की तरह काम कर रही है, और उसके बाद जो इसका फाइनल मोमेंटम है, इसका जो फाइनल मोमेंटम है वो कितना बैठेगा, m डॉट v2, मतलब जो इसकी इस इंपिंज करने के बाद जो वेलोसिटी रह गई लास्ट में, ठीक है, वो वेलोसिटी इसकी कहीं ना कहीं पुरानी वाली वेलोसिटी से कम होगी, क्योंकि हमने क्या किया कि एक आपके पास कुछ पर्टिकुलर एनर्जी है, उस पर्टिकुलर एनर्जी का आपने एक पार्ट किसी दूसरे को दिया तो कहीं ना कहीं फिर आपके पास कम पार्ट रह जाएगा ना। तो वही जो चीज है वही हमारे पास यहां पर दिख रहा है कि m डॉट v2 मतलब मेरा फाइनल मोमेंटम पर सेकंड। ठीक है, फाइनल मोमेंटम पर सेकंड मेरे पास कितना आ रहा है। अगर मैं आइडियल केस लेके चलूं तो मैं चाहूंगा कि m डॉट v2 मेरा 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास कहीं ना कहीं अगर v2 फाइनल जो मोमेंटम है मेरा वो 0 है, या फिर अगर वो रिवर्स डायरेक्शन में आ जाए, मतलब अगर वो माइनस में m डॉट v2 हो जाए, रिवर्स डायरेक्शन में हो जाए, तो आपके पास जो वैल्यू है fx की वो ज्यादा बढ़ेगी, और fx की अगर ज्यादा वैल्यू बढ़ेगी तो इस स्टोर्ड एनर्जी की हेल्प से, जो स्टार्टिंग में मेरे पास स्टोर्ड एनर्जी थी, समझिएगा, जो वाटर पार्टिकल पर स्टार्टिंग में स्टोर्ड एनर्जी है उसको हम ज्यादा से ज्यादा कन्वर्ट करवा पाएंगे किस पे, मैकेनिकल फॉर्म पे, किस पे, मैकेनिकल फॉर्म पे। तो इसीलिए हम स्टोर्ड एनर्जी को यूज करा रहे हैं, फोर्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं, किसके सेंस में, मैकेनिकल सेंस में, जब हमारे पास इनिशियल मोमेंटम माइनस फाइनल मोमेंटम आफ्टर फोर्स जो हमने उस पर दिया, किस पर, किसी एक पर्टिकुलर बॉडी पर, सॉलिड बॉडी पर हमने जो फोर्स ट्रांसमिट किया, उस फोर्स के बाद जो हमारे पास मोमेंटम बचा है वो हमारे पास ये है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास फोर्स जो बाय द वाटर बॉडी ऑन द सॉलिड पार्टिकल्स ऑन द सॉलिड बॉडी जो हमारे पास फोर्स ट्रांसमिट हो रहा है वो क्या है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द वाटर बॉडी माइनस फाइनल मोमेंटम ऑफ द वाटर बॉडी है। क्लियर हो रहा है यहां से? ठीक है, कल भी मैंने आपको यहां पर एक टरबाइन के सेंस में इस चीज को समझाने की कोशिश की थी। ठीक है, वहां से भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, कल भी हमने इसके बारे में थोड़ा सा बात की थी आपको। ठीक है, कि ये इस तरह से यहाँ पर वाटर पार्टिकल निकल रहे हैं, तो यहाँ पर जो वाटर बॉडी है उसका v2 क्या होना चाहिए, अराउंड 0 होना चाहिए, तब आपके लिए बेस्ट रहेगा कि यहाँ पर सारा फोर्स इसमें ट्रांसमिट हो गया और रोटर क्या करने लगा, घूमने लगा। तो जितना हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा उतना ही ज्यादा बेस्ट होता है इस फॉर्म में। तो ये मेरा क्या है, ये है मेरा टरबाइन का फॉर्म, ये है मेरा टरबाइन का फॉर्म। तो आउटकम कैसे याद रखोगे, स्टोर्ड एनर्जी मेरी जितनी ज्यादा किसी दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगी उतना ही मेरे पास स्टोर्ड एनर्जी जो है स्टार्टिंग में ज्यादा हो, लास्ट में कम हो, तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी का जो डिफरेंस आया वो किस में कन्वर्ट हो गया है, एक मैकेनिकल फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से इस फॉर्म को हमें याद रखना है। तो अभी इंपैक्ट ऑफ जेट को हमें आगे यहीं से फर्दर आगे लेके चलना है। ये बताइए यहां तक ये कंप्लीट हुआ या नहीं, यहां तक ये कंप्लीट हुआ या नहीं? देखिएगा यहां पर हमने मास को कांस्टेंट माना है, dm/dt, dm/dt की अगर हम बात करें, समझिएगा इस चीज को, जब हम बात करते हैं किलोग्राम पर सेकंड तो हम क्या करते हैं, देखिए मैं अभी इसके बारे में आगे आपको बताने वाला था, चलिए अभी फिलहाल इस चीज को ही समझ लेते हैं। m डॉट बेसिकली क्या होता है, m डॉट बेसिकली क्या होता है, यहां पर आप m की बात करो तो m क्या हो जाता है हमारे पास, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्लियर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। यहां पर ये जो m डॉट का फिजिकल मीनिंग है ना, पहले इसे समझो, dm/dt का जो सेंस है वो इस चीज को समझो जरा पहले। ठीक है, कि m डॉट का मीनिंग क्या है, m डॉट का मीनिंग क्या है, यहां पर जो रो इंटू वी है, जो रो इंटू वी है, तो यहां पर
ये रो तो डेंसिटी है ऑफ दैट पार्टिकल। मतलब अगर मैं पार्टिकल्स की बात करूं तो एक काम कर रहा हूं मैं, इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए एक डायग्राम लेके चलो। मुझे भी ये आगे बताना था, बट ठीक है, आपने अभी क्वेश्चन किया है तो इसको यहीं पर हम क्लियर करते हुए चलते हैं। क्या कि यहां पर एक मान लीजिए मेरे पास एक पाइप है, ठीक है, ये हमारे पास एक पाइप है। इस पाइप में से मान लीजिए मास फ्लो हो रहा है। एम डॉट का फिजिकल मीनिंग समझो पहले। एम डॉट मास फ्लो हो रहा है। मास फ्लो होते हुए क्या हुआ कि ये मास फ्लो जो हो रहा था ये v वेलोसिटी से हो रहा था। v वेलोसिटी का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पर कि अगर मैं इसे 2D में बनाता हूं तो 2D में ये कुछ ऐसा दिखेगा। 2D में ये कुछ ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखिएगा। 2D में ये कुछ ऐसा दिखेगा, इधर की तरफ जा रहा होगा, ये मेरे वेलोसिटी है, जो कि मास जो एटम्स हैं वो आगे की तरफ जा रहे हैं। मान लीजिए वेलोसिटी इसकी v है, ठीक है। तो m डॉट का मीनिंग क्या हुआ? m डॉट का मीनिंग ये हुआ कि जो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है पर यूनिट टाइम, जो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम है पर यूनिट टाइम, तब वो हमारे लिए मास फ्लो रेट हो जाएगा। मास फ्लो रेट पर यूनिट टाइम। m डॉट का मीनिंग समझो। m का मीनिंग है किलोग्राम, मतलब जो एटम्स पूरे संख्याओं में थे। नंबर ऑफ एटम्स को ही तो हम कहते हैं मास। नंबर ऑफ एटम्स जो टोटल हैं आपके पास वही तो मास है ना। तो रो इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी तो आपको पता है वाटर के अराउंड 1000, तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनटू में वॉल्यूम क्या है मीटर क्यूब में। उस वॉल्यूम को सोचो जरा यहाँ पर 3D में। 3D में अगर इस वॉल्यूम को सोचोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा कि ये मैंने वो वॉल्यूम ले लिया, है ना। अगर मैं यहाँ पर 1 यूनिट का वॉल्यूम लूं, मतलब 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब का वॉल्यूम अगर अपने माइंड में रखूं, तो कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा कि यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो एक तरह से किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? एरिया, जो कि हमने एरिया इसका माना, इनटू जो ये लेंथ कवर कर रहा है। ध्यान दो, जो ये लेंथ कवर कर रहा है, ये जो लेंथ कवर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक ऐसा मास नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं कि जो हमारे पास dm/dt, मतलब जो मास है वो चेंज नहीं हो रहा। देखिए मास का फ्लो है यहाँ पर। m डॉट का मतलब क्या होता है? मास का फ्लो। मास का फ्लो किस सेंस में कि हमारे पास जो ये आपके पास वेलोसिटी जा रही है आगे की तरफ, तो इसने कितना लेंथ को कवर किया 1 सेकेंड में, पर सेकेंड। अब देखिए a/l, अब क्या किया मैंने? a/l, तो ये तो हो गया मास। अगर मैंने आपसे कहा m डॉट निकालिए, तो m डॉट क्या हो जाएगा? रो इंटू वी अपॉन में टी। रो इंटू वी अपॉन में टी, तो ये रो इंटू वी अपॉन टी क्या हो जाएगा? रो इंटू ए इंटू एल अपॉन टी। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं? रो इंटू ए इंटू वी। ठीक है, तो m डॉट जो होता है मेरे पास वो क्या होता है? ये होता है। m डॉट जो होता है वो ये होता है। इसको फिजिकली सोचो। m डॉट का मतलब क्या है? इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम का मीनिंग समझिएगा। यहाँ पर m डॉट v2 या m डॉट v1, इसका जो मोमेंटम का मीनिंग है वो यही है कि पर सेकंड के हिसाब से कितना मास हमारा आगे की तरफ जा रहा है। पर सेकंड के हिसाब से कितना मास आगे की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को ऐसे समझते हैं। क्लियर? ठीक है, आगे चलें अब। ठीक, डन। यहां तक हमने कल भी बात की थी और थोड़ा सा मैंने आज उसमें कुछ पॉइंट्स ऐड ऑन किए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं और आगे। ठीक है, इंपैक्ट ऑफ जेट की कहानी के ऊपर, कि बेसिकली जो हमारे पास इंपैक्ट ऑफ जेट होता है, ठीक है, इंपैक्ट ऑफ जेट है, उसमें केसेस हम कौन कौन से लेके चलते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए फिर तो हम अब लेके चलते हैं इंपैक्ट ऑफ जेट में फर्स्ट केस। इंपैक्ट ऑफ जेट में फर्स्ट केस। अभी ये एम डॉट वाली कहानी यहाँ पर काफी बार आएगी, तो उस चीज को वहां पर भी समझते ही रहना है आपको। इंपैक्ट ऑफ जेट में फर्स्ट केस, केस वन क्या है? अगर मैं फ्लैट सरफेस की बात करूं, इंपैक्ट ऑफ जेट, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्टेशनरी प्लेट्स या सरफेस, स्टेशनरी सरफेसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ्लैट प्लेट। ठीक है, फ्लैट प्लेट के बारे में देखिएगा। फ्लैट प्लेट हमारे पास मान लीजिए ये है। ठीक है, फ्लैट प्लेट हमारे पास ये है, इसे मैंने यहाँ पर फिक्स किया हुआ है ना, ये मैंने दोनों तरफ से यहाँ बैक साइड में फिक्स किया हुआ है। अब क्या हुआ कि मैंने एक नोजल का यूज किया, यहाँ पर एक नोजल का मैंने यूज किया, ये मेरी सेंटर लाइन है मान लीजिए। ठीक है, पहली चीज।
ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये वर्टिकल हो जरूरी नहीं है, ठीक है, ये किस तरह से है, हॉरिजॉन्टल। ऐसा भी आप समझ के चलिए कि हॉरिजॉन्टल फिगर है, कहीं ना कहीं आपको ग्रेविटी की टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है, कहीं ना कहीं ग्रेविटी की टेंशन नहीं रहेगी कि वाटर यहाँ पर आ रहा है तो नीचे ही जाना चाहिए। हम जो एनालिसिस कर रहे हैं वो ऐसे सोच के चलो कि हॉरिजॉन्टल प्लेन में एनालिसिस हो रही है। ये किस में हो रही है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एनालिसिस, कभी भी दिक्कत नहीं आएगी ग्रेविटी, ठीक है, क्योंकि हमारी ये एनालिसिस है और जिस टाइम पर हम एनालिसिस कर रहे होते हैं वहां पर हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अजम्पशन लेके चल रहे होते हैं। तो यहाँ का जो अजम्पशन है वो ये लेके चलिएगा कि यहाँ पर ये सेम प्लेन पर है, ये सेम प्लेन पर एनालिसिस की जा रही है जैसे कि हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने यहाँ से नोजल की बात की तो यहाँ पर कुछ वेलोसिटी के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ आ रहे होंगे, ठीक है, इनकी कुछ एक अपनी वेलोसिटी होगी, इसे मैंने बोल दिया v1। इनकी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो मैंने बोल दी v1। ये v1 वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहे हैं वाटर पार्टिकल आगे की तरफ जा रहे हैं, ये है स्टेशनरी आपके पास, ठीक है। तो जब यहाँ पर v1 वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा होगा और इसकी जो वेलोसिटी है अभी जो वेलोसिटी ऑफ प्लेट है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्लेट है वो क्या है, 0 है। यहाँ पर जो u है वो क्या है, 0 है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जैसे ही हमारे पास v1 वेलोसिटी यहाँ पर लगी तो सबसे पहले हमारे पास डायरेक्शन क्या है, ये हमारे पास x डायरेक्शन है, ये हमारे पास y डायरेक्शन है। तो हुआ क्या, जरा समझिएगा इस चीज में, हुआ क्या कि अगर मैं कहता हूं कि इसका जो मास है, मास फ्लो रेट जो है किलोग्राम पर सेकंड, वो m डॉट है। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा, अभी मैंने एक क्वेश्चन को बताते हुए बताया सब कुछ, ठीक है, या फिर मैं फिर से छोटा सा रिकैपिटुलेशन ले लेता हूं। m डॉट इक्वल टू रो इंटू a इंटू वी आता है, क्यों, ये क्या हो गया, सॉरी ये हो गया m इक्वल टू रो इंटू वी, ठीक है। अगर मैं m डॉट लेके चलता हूँ किलोग्राम, ये तो हो गया क्या हमारे पास किलोग्राम, बट अगर मैं किलोग्राम पर सेकंड लेके चलता हूँ पर सेकंड के बेसिस पर तो क्या हो जाएगा, रो इंटू एरिया इंटू ये मेरे पास वॉल्यूम है, ये v बार वी वॉल्यूम है, यहाँ पर क्या हो जाएगा a इंटू ये हो जाएगी वेलोसिटी, ये हो जाएगी वेलोसिटी कैसे, लेंथ पर यूनिट टाइम, एरिया इंटू लेंथ पर यूनिट टाइम, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया भी था, जैसे मैंने m डॉट लिखा मतलब पर सेकंड एनालिसिस हो रही है, पर सेकंड वो कितना आगे जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी तो बताएगी, पर सेकंड वो कितना लेंथ कवर कर रहा है, पर सेकंड कितनी लेंथ कवर कर रहा है वही तो उसकी वेलोसिटी है, वही तो उसका किलोग्राम पर सेकंड कहलाएगा, ठीक है। तो m डॉट हमारे पास ये हो गया, ठीक है, मास रेस्पॉन्सिबल फॉर दी मास फ्लो रेट रेस्पॉन्सिबल फॉर दी फोर्स exerted on the plate। इसका मीनिंग आप यहाँ इस लाइन से और अच्छे से निकाल सकते हैं, this is m dot and it is equal to, in this case it is equal to rho into a into v1, रो इंटू ए इंटू v1, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये v1 वेलोसिटी से ही तो आगे की तरफ आ रहा है ना, रो इंटू ए इंटू v1 वेलोसिटी से आगे की तरफ आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी ऑफ प्लेट 0 है, मतलब स्टेशनरी प्लेट है। आप यहाँ पर जाके बैठो और फिर सोचो कि आपके पास कितनी वेलोसिटी से आ रहा है, v1 वेलोसिटी से आ रहा है, तो हमारे पास रो ए इंटू v1 हमारे पास क्या है, मास फ्लो रेट है, जिससे कि फोर्स हमारे ऊपर एक्सर्ट होने वाली है, जिससे फोर्स हमारे ऊपर एक्सर्ट होने वाली है। तो यहाँ पर m डॉट इसका ये मास था। अब जरा सोचिएगा कि यहाँ पर ये m डॉट होता क्या है, मॉलिक्यूल्स के ही तो नंबर्स हैं कि जितने मॉलिक्यूल्स वाटर के आ रहे हैं उतना, ठीक है। अब पर सेकंड के बेसिस पर जैसे ही वो इस पर टकराएंगे तो मैंने कल आपको बताया था हम स्प्लिटर यूज करते हैं, तो स्प्लिटर की हेल्प से क्या होता है, जर्क नहीं लगते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर कि अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर थे तो अब जरा सोचिएगा कि वाटर मॉलिक्यूल्स आधे तो इधर जाएंगे और आधे इधर आएंगे, कितनी वेलोसिटी से समझिएगा। अगर ये हमारे पास प्लेट स्मूथ है, अगर ये प्लेट हमारे पास, अगर ये फ्लैट प्लेट स्मूथ है तो हमारे पास जो v1 वेलोसिटी थी वही v2 के बराबर भी होगी, समझिएगा इस चीज को, वही v2 के बराबर भी होगी। जो y डायरेक्शन में ये v2 जा रहा है ना वो v1 के बराबर ही होगा, बस चेंज कहाँ होगा, चेंज होगा नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स क्या है, किलोग्राम पर सेकंड, डेंसिटी इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर वेलोसिटी तो सेम, बट यहाँ पर आपको दिख रहा है कि एटम्स तो आधे इधर बट गए, आधे इधर बट गए, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा m डॉट y2, ये कितना हो जाएगा m डॉट y2। इस डायरेक्शन में जो मास फ्लो रेट हो रहा है वो क्या है, m डॉट y2, इस डायरेक्शन में जो मास फ्लो रेट हो रहा है वो m डॉट y2, ठीक है। अगर आप इसे वर्टिकल प्लेन में सोचोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाएगी, माइंड में वर्टिकल प्लेन मत रखो, आप कहोगे कि नहीं ये तो नोजल है ऐसे ही जा रही होगी,
ठीक है, अभी आप हॉरिजॉन्टल प्लेट रखो इस चीज को, अभी आपको कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बिल्डअप करने हैं, उसके बाद कुछ भी करते रहिएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, यहां तक ये क्लियर हो रहा है? हाँ, यहाँ पर मास फ्लो रेट कांस्टेंट है, मास फ्लो रेट यहाँ पर कांस्टेंट है, कहाँ? जहाँ यहाँ की बात हुई, उसके बाद मास फ्लो रेट क्या हुआ, इस डायरेक्शन में m डॉट वाई 2 से गया, इस डायरेक्शन में m डॉट वाई 2 से गया। और जो वेलोसिटी का सेंस होता है ना, उस वेलोसिटी को सेंस को हम कहाँ से वेरी कराते हैं? अगर हमारे पास ये फ्रिक्शनल सरफेस होती, अगर ये फ्रिक्शनल सरफेस होती तो जो वेलोसिटी है v2 वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाती एज कम्पेयर टू v1। अभी क्या है, वेलोसिटी v2 और v1 हमारी क्या है, दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है, v1 भी बराबर है v2 के, क्योंकि ये स्मूथ प्लेट हमने मानी है। अभी जो हमारे पास अजम्पशन चल रहे हैं ना, वो एकदम ऐसे चल रहे हैं जैसे कि रियलिस्टिक हो ही ना। ठीक है, इस चीज को जरा समझ के चलो। ठीक है, बट इन्हीं चीजों की हम एप्लीकेशन देखते हैं इन द रियल केसेस। ठीक है, जो पेल्टन व्हील्स होती हैं उनमें हम फ्लैट प्लेट के बारे में भी सोचते हैं आगे। ठीक है, तो वो सारी चीजें अभी धीरे धीरे हम डील करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमें रो ए v1 समझ में आया। अब चलते हैं fx पर। fx क्या है? fx है हमारे पास फोर्स अप्लाइड बाय वाटर बॉडी ऑन दी फ्लैट प्लेट। तो मैं इसे जनरली अब fx से लिख दिया करूंगा, ये पूरा लाइन लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। तो यहाँ पर फ्लैट प्लेट, तो fx क्या हो जाएगा? fx हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड इन x डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, इन x डायरेक्शन की बात हो रही है, माइनस फाइनल मोमेंटम पर सेकेंड इन x डायरेक्शन। भाई सिंपल सी बात है, जब आप फोर्स को काउंट करोगे तो एक ही डायरेक्शन में काउंट करोगे ना, तो इक्वेशन पूरी एक ही डायरेक्शन की रखी जाएगी। किसकी? x डायरेक्शन की। यहाँ पर हमने fx की बात की है तो x डायरेक्शन की। क्लियर? क्यों हम फाइनल मोमेंटम की बात को लेके चले, अभी इसकी जो एक ब्यूटी है वो आपको समझ में आ जाएगी। देखिएगा, यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन कितना है? इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन, मोमेंटम पर सेकेंड। तो यहाँ पर जो मोमेंटम की बात करेंगे, इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन पर सेकेंड, वो कितना है? m डॉट इंटू v1। जो ये मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो m डॉट इंटू v1 से ही तो आगे की तरफ जा रहे हैं इनिशियली ये कितने से जा रहे हैं? m डॉट इंटू v1 से आगे की तरफ। तो m डॉट इंटू v1 हो गया इनिशियल मोमेंटम, माइनस फाइनल मोमेंटम। अभी ये हमने समझा था अच्छे से, है ना? माइनस फाइनल मोमेंटम क्या होगा? जो ये टकराने के बाद x डायरेक्शन में वाटर पार्टिकल की वेलोसिटी बताइए, x डायरेक्शन में वाटर पार्टिकल की वेलोसिटी बताइए जल्दी से। x डायरेक्शन में वाटर पार्टिकल की वेलोसिटी बताइए, क्या हो जाएगी? यहाँ पर x डायरेक्शन में वाटर पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पर हो गई v फाइनल। अगर हम बात करें फॉर वाटर पार्टिकल क्या हो जाएगी वेलोसिटी? यहाँ पर जीरो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये प्लेट आ चुकी है, इसकी वजह से जो वेलोसिटी है वो इधर की तरफ और इधर की तरफ चली गई है, वो आगे की तरफ नहीं जा रही है। इसीलिए हम यहाँ पर टोटल फोर्स का एक्सर्शन जो इस प्लेट पर हो रहा है उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। तो सीधी क्या आ जाएगी? m डॉट v1 माइनस 0। फाइनल मोमेंटम क्या है? x डायरेक्शन में 0। y डायरेक्शन में है या नहीं है वो अभी कैलकुलेट करेंगे, अभी x डायरेक्शन की बात हो रही है। तो x डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम क्या है मेरा? 0। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी है ही नहीं वाटर पार्टिकल्स की। क्लियर? ठीक है, 0। वेरी गुड संदीप जी, सांगिया जी, वेरी गुड। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो वेलोसिटी है वो 0 है, इस वजह से m डॉट v1 आ गया। तो यहाँ से हमारे पास fx की वैल्यू क्या आ जाएगी? m डॉट हमने अभी निकाला था क्या? रो ए v1 इंटू में v1, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? रो ए v1 स्क्वायर। ये हमारे पास आया fx, ठीक है, यहाँ तक इसे नोट डाउन कीजिए। ये क्या हो गया? fx हो गया रो ए v1 स्क्वायर, मतलब x डायरेक्शन में जो इस फ्लैट प्लेट पर फोर्स लग रही है, जो इस फ्लैट प्लेट पर फोर्स एक्सर्ट हो रही है इस वाटर मॉलिक्यूल की वजह से, जो किलोग्राम पर सेकंड आगे की तरफ आ रहे हैं, तो उनकी वजह से जो फोर्स एक्सर्ट हो रही है वो है रो ए v1 स्क्वायर। क्लियर? ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, यहां पर मैं इसे रफ कर रहा हूं। ये तो हुआ x डायरेक्शन में। अब मैं बात कर रहा हूं बाई डायरेक्शन में। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय वाटर बॉडी ऑन प्लेट इन
वाई डायरेक्शन। अपने माइंड में वाई को यहाँ वर्टिकल मत रखो, अपने माइंड में यहाँ वाई को हॉरिजॉन्टल, एक्स को हॉरिजॉन्टल, एक्स ऐसे जा रहा है तो वाई ऐसे जा रहा है। क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। ध्यान से समझो, इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन मतलब वाटर पार्टिकल जब इसे टच नहीं हुए तब इनमें इनिशियल मोमेंटम कितना था वाटर पार्टिकल में, वाई डायरेक्शन में। क्या ये वाई डायरेक्शन में जा रहे थे? नहीं ना। वाटर पार्टिकल स्टार्टिंग में कैसे जा रहे थे, एक्स डायरेक्शन में, वाई में क्या था, जीरो। तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन लिख लेते हैं, स्टार्टिंग है तो लिख लेते हैं इसे इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड इन वाई डायरेक्शन माइनस फाइनल मोमेंटम पर सेकेंड इन वाई डायरेक्शन। ठीक, क्लियर? तो इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन पर सेकेंड कितना है, 0। ठीक है, क्योंकि इनिशियली तो वाई डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा था। फाइनल मोमेंटम क्या है, आफ्टर इम्पिंजमेंट, आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन द फ्लैट प्लेट क्या हो रहा है, फाइनल मोमेंटम एक तो जा रहा है इस डायरेक्शन में और एक जा रहा है इस डायरेक्शन में। ऑब्वियस है, जब हम इक्वेशन लिखते हैं तो एक डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे तो दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव मानेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं माइनस साइन तो ये हो गया, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट ले लेते हैं। क्या है कि यहाँ पर m डॉट वाई टू इंटू V2, ये तो हो गया इन एटम्स का फाइनल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में। ध्यान से समझो, पहले जो हमने स्टार्टिंग में इनिशियल मोमेंटम की बात की थी वो ये सारे एटम्स थे, है ना। इन एटम्स में इनिशियल मोमेंटम वाई डायरेक्शन में 0 था क्योंकि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी नहीं थी। बट जब हमने इसके देखे कि आधे पार्टिकल तो ऐसे चले गए, आधे पार्टिकल ऐसे चले गए, तो आधे पार्टिकल में जो वाई डायरेक्शन में मोमेंटम है वो कितना है, m डॉट वाई टू इंटू V2, m डॉट वाई टू इंटू V2, है ना। और साथ ही दूसरे जो आधे पार्टिकल हैं उनमें वाई डायरेक्शन में क्या है, मोमेंटम m डॉट वाई टू इंटू V2 इन माइनस डायरेक्शन, इन निगेटिव डायरेक्शन। क्यों निगेटिव डायरेक्शन? क्योंकि यहाँ पर हमने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो दूसरी को तो ऑब्वियस है निगेटिव लेके चलना पड़ेगा। तो ये प्लस है तो ये माइनस, क्या, m डॉट वाई टू इंटू V2। तो यहां से हमारे पास क्या आंसर आया, यहां से हमारे पास आंसर आ रहा है m डॉट, यहां से हो गया ये माइनस है, ठीक है। यहां पर ये वैल्यू क्या हो गई, एक दूसरे से कैंसिल हो रही क्योंकि V2 और V2 यहां पर जो मैंने आपको बताया अभी वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो V2 हमारे पास सेम है, साथ ही V2 बराबर है V1 क्योंकि ये स्मूथ फ्लैट प्लेट है, ठीक है। तो यहां से ये चीज क्या हो गई, 0 माइनस 0, तो आंसर क्या आ गया, 0। तो Fy क्या आया मेरा, Fy आया 0। यहाँ पर जो Fy है वो क्या आया मेरा, 0। तो फ्लैट प्लेट पर अगर हम इम्पिंजमेंट कैसे करते हैं, बिल्कुल परपेंडिकुलर करते हैं, तो x डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है ना फ्लैट प्लेट पर, आप अपने आप को फ्लैट प्लेट मानो, सोचो कि यहाँ से वाटर पार्टिकल्स आ रहे हैं तो आपके ऊपर कितना फोर्स लगा रहे हैं, वो रो ए वी स्क्वायर। वी मतलब जो उसकी वेलोसिटी है, और ए क्या है, ए है नोजल का एरिया। ए क्या है यहाँ पर, ए है नोजल का एरिया, ये वाला एरिया। ए क्या है यहाँ पर, नोजल का एरिया, नोजल एरिया, ठीक है, जहां से वो वेलोसिटी आ रही है निकल के, ठीक है। रो क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो रो ए वी स्क्वायर हमारे पास फोर्स लगेगी एक्स डायरेक्शन में, मतलब आप सोच पा रहे हो ना फ्लैट प्लेट पर काफी फोर्स लग चुकी है इसकी वजह से। बट वाई डायरेक्शन में क्या है, कुछ नहीं, एफ वाई क्या है, कुछ नहीं। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, वाई डायरेक्शन में कुछ नहीं है, क्यों? क्योंकि जितना मोमेंटम ऊपर की तरफ है उतना ही मोमेंटम नीचे की तरफ भी प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। तो वाई डायरेक्शन में कोई भी फोर्स इस फ्लैट प्लेट पर नहीं है। उम्मीद है यहां से क्लियर हो रहा होगा, उम्मीद है यहां से क्लियर हो रहा होगा। अब आगे चलें, ठीक है, ये डन हो चुका है, अब आगे चलें। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। ओके, ठीक है। तो यहां पर ये हमने फ्लैट प्लेट की बात की जो कि वर्टिकल प्लेस्ड थी, ठीक है। अब हम सेकंड केस लेके चलते हैं, सेकंड केस लेके चलते हैं अब, इंक्लाइंड प्लेट। ओके, चलिए ये बताइएगा मुझे एक चीज कि रफ करने में मैं थोड़ा टाइम दूं आपको या फिर नोट बाद में हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सेकंड केस है इंक्लाइंड प्लेट। ठीक है, तो इंक्लाइंड प्लेट पर जरा ध्यान से समझिएगा क्या होता है बेसिकली। अगर ये प्लेट मान लीजिए इस तरह से है, ठीक है,
तो यहाँ नोजल मान लीजिए यहाँ लगी हुई है, ठीक है, तो फोर्स ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, ये एक्स डायरेक्शन मैंने मान ली, ठीक है, यहाँ तक तो ये बॉडी ये दिखेगी, यहाँ पर ये फिक्स है ना, इधर से ये फिक्स है ऐसे, ठीक। तो स्टेशनरी प्लेट है, अभी स्टेशनरी कंडीशन ही चल रही है हमारी, ठीक है, रिलेटिव की हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर हो क्या रहा होगा कि जो हमने यहाँ पर डायरेक्शन देखी, तो वाटर पार्टिकल्स ऐसे आ रहे हैं, कितने के हिसाब से, m डॉट एंड v1 वेलोसिटी है, m डॉट एंड v1 वेलोसिटी है। अब ये v1 वेलोसिटी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, v2 में, ठीक है, और इधर भी किस में, v2 में। ध्यान से समझते रहिएगा, क्योंकि हमने ये क्या मानी है, स्मूथ प्लेट मानी है, ठीक है, स्मूथ सरफेस मानी है, तो हम क्या मानेंगे, v1 बराबर है v2। क्लियर। दूसरी बात, यहाँ m डॉट है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, मास m डॉट बाई 2, यहाँ पर मास कितना हो जाएगा, मास फ्लो रेट m डॉट बाई 2, ठीक है। इस डायरेक्शन से क्या होगा कि हम फिर से वही स्प्लिटर यूज करेंगे, ठीक है, जिससे कि जर्क ना प्रोड्यूस हो और कहीं ना कहीं ये वाली चीज ऐसे और ऐसे जा रही होगी, ठीक है। मान लीजिए हमने ये एंगल थीटा माना है, ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है, ये एंगल मान लीजिए मैंने थीटा माना है, ठीक है। तो अब जरा सोचिएगा कि जो इस पर फोर्सेस हैं, ठीक है, जो इस पर फोर्सेस है मोमेंटम है, ठीक है। तो मोमेंटम अगर मैं बात करता हूं, ध्यान से समझिएगा, हम कैलकुलेशन इजी वे में लेके चलेंगे, इजी वे में इस तरह से लेके चलेंगे कि कहीं ना कहीं हमें ये पता है कि अगर मैं इस प्लेट के नॉर्मल डायरेक्शन में, इस प्लेट के अगर मैं नॉर्मल डायरेक्शन में, इसे मैं बोल रहा हूं एन डायरेक्शन, ठीक है, कैपिटल एन ले लो, ठीक है, नॉर्मल डायरेक्शन की अगर बात करूं मैं इस प्लेट के, ठीक है, तो उसमें कैलकुलेशन अगर करूं तो ज्यादा इजी बैठेगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इनिशियल जो होगा वो इस डायरेक्शन में क्या मोमेंटम आ रहा है, फाइनल इस डायरेक्शन में जीरो मोमेंटम, ठीक है, इस डायरेक्शन में फाइनल मोमेंटम जीरो है। यहां से आप लेके चल सकते हैं उस चीज को, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं सबसे पहले ये थीटा जो एंगल था, ठीक है, ये थीटा है, तो ऑब्वियस है यहाँ पर अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर। ये अगर आपके पास थीटा है, ये लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये थीटा है, तो ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। क्लियर। तो फोर एन एन डायरेक्शन, एफ जो लग रहा होगा, इसे मैं एन बोल रहा हूं, एफ एन क्या होगा, एफ एन होगा इनिशियल, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड इन एन डायरेक्शन। ध्यान से समझो, यहां पर एक्स एक्स नहीं ली मैंने, एन ली, बट मैं एक्स एक्स एंड वाई वाई में कैलकुलेशन जरूर करूंगा। अभी चलते हैं उसकी तरफ, पहले इसको अच्छे से समझो। इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड इन एन डायरेक्शन माइनस फाइनल मोमेंटम पर सेकेंड इन एन डायरेक्शन। क्लियर। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम ध्यान दीजिएगा, m डॉट v1 अगर ऐसे है तो ये वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी हमारी m डॉट v1, यहां पर ये क्या हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, ठीक है। m डॉट v1 ये क्या हो गया साइन थीटा, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा मेरा m डॉट v1 साइन थीटा। ये मोमेंटम किधर की ओर लग रहा है, इधर की ओर ऐसे। ये इनिशियल मोमेंटम है ना मेरा, इनिशियल मोमेंटम इन एन डायरेक्शन, इनिशियल मोमेंटम इन एन डायरेक्शन। एक्स एक्स डायरेक्शन क्या है m डॉट v1, बट मैंने इनिशियल मोमेंटम इन एक्स एक्स डायरेक्शन की, ये एन डायरेक्शन की ओर लिया क्योंकि मुझे फाइनल मोमेंटम दिख रहा है साफ। क्या अब मैं फाइनल मोमेंटम लिखूंगा इन एन डायरेक्शन, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर फाइनल मोमेंटम क्या है, एक्स डायरेक्शन में कुछ दिखेगा क्योंकि m डॉट बाई 2 इधर की तरफ जा रहा था, दिख रहा है कि एक्स डायरेक्शन में कोई ना कोई वेलोसिटी है, ठीक है। ऐसे ही एक्स डायरेक्शन में कुछ ना कुछ ये नेगेटिव वाली में वेलोसिटी है, बट आपको एन डायरेक्शन में दिख रहा है। ध्यान से समझो, एन डायरेक्शन में ये दिख रहा है कि एन डायरेक्शन में जरा सा भी रिजोल्यूशन वेलोसिटी का नहीं हो रहा। एन डायरेक्शन में आफ्टर इंपिंजमेंट आपको दिख रहा है कि इस वाली एन डायरेक्शन में आपको बिल्कुल भी वेलोसिटी आगे की तरफ जाती हुई नहीं दिख रही इस फ्लैट प्लेट के इस साइड। उम्मीद है यहां से आप समझ में आ रहा होगा कि हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पर। अब जो फाइनल मोमेंटम है वो क्या हो गया, यहाँ पर वेलोसिटी फाइनल जो है वो क्या हो गई जीरो, ठीक है, इस डायरेक्शन में, किसमें एन डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या हो गया जीरो। क्लियर। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया m डॉट v1 इंटू साइन थीटा, इट इज fn, ठीक है। तो fn इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से m डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, रो ए v1 इंटू साइन थीटा, सो इट विल बिकम रो ए v1 स्क्वायर साइन थीटा, है ना। यहां तक ये समझ में आ रहा होगा।
कि रो ए v1 स्क्वायर साइन थीटा। अब हमें कैलकुलेशन करनी है fx की, तो fx की कैलकुलेशन करने के लिए हम इसीलिए इससे नहीं गए, क्योंकि अगर हम fx की कैलकुलेशन उससे करते जिससे हमने अभी किया था तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती, समझिएगा उस चीज को, कि हमने फाइनल मोमेंटम आफ्टर इंपिंजमेंट, फाइनल मोमेंटम में हमारे पास ये भी तो v2 जा रही है, v2 का कुछ ना कुछ पार्ट तो x में जाएगा ना, समझो जरा इस चीज को, v2 का कुछ ना कुछ पार्ट x में जाएगा, ऐसे ही यहां पर जो v2 इस साइड जा रही है उसका कुछ ना कुछ पार्ट x में जा रहा है कि नहीं, रिजोल्यूशन करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा। बट अगर मैंने nn डायरेक्शन ली थी तो nn डायरेक्शन को अगर कैलकुलेट कर रहा हूं तो आपको पता है कि इंपिंजमेंट होने के बाद ये इसके पैरेलल हो गई, मतलब इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों v2 एंड v2, जो v2 इधर गया जो v2 इधर गया, दोनों का रिजोल्यूशन इस वाली डायरेक्शन में क्या है, 0। इसका मतलब हमारे पास फाइनल मोमेंटम क्या है, 0 है इन nn डायरेक्शन। अब जो हमने fn की वैल्यू निकाल ली, तो इस fn का रिजोल्यूशन कर लेंगे ना, इस fn का रिजोल्यूशन कर लेंगे, जो अब आपने fn निकाला, यहाँ पर fn की वैल्यू निकाली, इसका fn का रिजोल्यूशन कर लो एक इस डायरेक्शन में, ठीक है, और एक किस में हो जाएगा, एक इस डायरेक्शन में जो मैंने ब्लू कलर से दिखाया। ये हो गया मेरे पास fx, ये हो गया मेरे पास fy, ठीक है। तो fx की वैल्यू निकाल लो, fx क्या हो जाएगा, fx हो जाएगा fn का cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या वैल्यू आ जाएगी, इसका मतलब वैल्यू आ जाएगी रो ए v1 स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कोस 90 माइनस थीटा, मतलब साइन थीटा। क्लियर, तो यहां से वैल्यू आ गई रो ए v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये हो गया मेरे पास fx की वैल्यू फॉर इंक्लाइंड सरफेस। ठीक, ऐसे ही अगर मैं बात करूं fy की वैल्यू, तो fy क्या हो जाएगा, fn का साइन 90 माइनस थीटा मतलब कोस थीटा, यहाँ पर ये वैल्यू क्या है, थीटा है, तो f कोस थीटा इधर, f साइन थीटा इधर, ठीक है। तो fy क्या हो जाएगा, fn कोस थीटा। ठीक, तो यहाँ से क्या वैल्यू हो जाएगी, रो ए v1 स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये वैल्यू आ गई हमारी fy की, इट विल बिकम इक्वल टू fy। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इंक्लाइंड सरफेस पर क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। fx की वैल्यू ये, fy की वैल्यू ये, इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर y डायरेक्शन में ऐसे लग रही है वैल्यू, है ना, इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है। बट इस डायरेक्शन में अभी भी क्या होगा, नेट 0, ठीक है, समझ रहे हैं आप इस चीज को, ठीक है। m.y2 v2 m.y2 v1 इधर वाला भी, ठीक है, तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे, तो इस डायरेक्शन में अभी भी फोर्स क्या लग रही है, 0, ठीक है, जबकि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है Fn के बराबर। ठीक है, उम्मीद है यहां तक ही समझ में आ रहा होगा। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने आपसे पहले ही बोला था आप इसे वर्टिकल में मत सोचना, ठीक है। आपने जैसे ही इसे वर्टिकल में सोचा तभी आपका मास गड़बड़ हो जाएगा। भाई देखो सिंपल सी बात है, हमने जितने पार्टिकल, मान लीजिए अगर 10 पार्टिकल यहां से गए, है ना, तो चाहे वो इंक्लाइंड हो 10 में से 5 ही इधर स्प्लिट होंगे, 5 ही इधर स्प्लिट होंगे, और इसे आपको किस प्लेन में लेके चलना है, इसे आपको इस प्लेन में लेके चलना है, ऐसे इस प्लेन में लेके चलना है। क्लियर, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हॉरिजॉन्टल जो प्लेन आपने माना, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन माना, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में ही आपको देखना है कि यहाँ पर ये जो आपके पास इधर इस वाली डायरेक्शन में जो यहाँ पर ऐसे आ रहा है, उसमें ग्रेविटी वगैरह का इफेक्ट नहीं लगाना, ठीक है। पता लगा आपने मास को उसी हिसाब से किया, भाई अगर 10 आ रहे हैं तो 5 इधर जाएंगे, 5 इधर जाएंगे, ये सिंपल का कॉन्सेप्ट लेके चलिएगा, सिंपल कॉन्सेप्ट। क्लियर, चलिए फिर आगे चलें। ये हुआ इंक्लाइंड सरफेस का, ठीक है। अब इसी इंक्लाइंड सरफेस से रिलेटेड थर्ड केस लिख लेते हैं। थर्ड केस, इस थर्ड केस में एक तरह से मैं आपको एक प्रूफ भी करवाने के लिए बोल रहा हूँ, ये प्रूफ याद भी रखिएगा और इसको सॉल्व भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपसे एक केस लेके चल रहा हूं। यहां पर मान लीजिए एक ये आपके पास एक बॉडी है, एक फ्लैट प्लेट है, थर्ड केस है ये, ठीक है। एक प्लेट है आपके पास, फ्लैट प्लेट है, ठीक है। यहां पर मान लीजिए एक नोजल लगी हुई है ऐसे, ठीक, ये नोजल लगी हुई है इस तरह से। तो यहां अगर मैं आपसे कहता हूं कि इस नोजल की वजह से कुछ फोर्स लगेगा, एक्सर्ट होगा फोर्स, बिल्कुल, ठीक है। इस फोर्स एक्सर्ट होने के बाद ये मान लीजिए इसकी फाइनल कंडीशन ऐसी हो जाती है
इस बॉडी का कुछ वेट है अपना, ध्यान से समझो। ये आपका वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग है, ये वर्टिकल लाइन के अकॉर्डिंग है, ठीक है। इसके पास ये वर्टिकल प्लेन में है, ऐसा समझ के चलिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें mg काम करेगा, ठीक है। मान लीजिए ये चीज फाइनली ऐसे हो जाती है एक फोर्स एक्सर्ट करने के बाद, ठीक है, एक फोर्स एक्सर्ट करने के बाद ये चीज मान लीजिए यहाँ तक पहुंच जाती है। तो ये जो आपके पास यहाँ पर फोर्स लग रही है, यहाँ पर ये जो फोर्स लग रही है, ठीक है, ये ऐसे रोटेट कर रही है यहाँ से ऐसे, ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसे फोर्स लगेगी, इस पॉइंट पर जा रही होगी सीधी, ठीक है। ये जब यहाँ पर इस पर फोर्स लगेगी तभी तो ये इधर की ओर जाएगा। बट मुझे क्या निकालना है, फाइंड आउट थीटा फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन। weight of plate is m, ठीक है, weight of plate is m। तो अब एक बात सिंपल सी है, अगर मान लीजिए और लेंथ l, ठीक है, तो अगर यहाँ पर इसकी लेंथ l है, ठीक है, और यहाँ पर ये मान लीजिए इसका cg काम कर रहा है, तो cg पहुंच गया यहाँ पर, ठीक है, तो cg की जो डिस्टेंस होगी वो तो l/2 होगी सिंपल, ठीक है। और m कहाँ काम कर रहा होगा, m काम कर रहा होगा नीचे ऐसे, mg ऐसे यहाँ पर ऐसे काम कर रहा होगा, क्लियर हो रहा है, mg यहाँ पर ऐसे काम कर रहा होगा, ठीक है। जबकि इस पर फोर्स जो लगा है किसकी वजह से, इस क्वेश्चन को समझिएगा, जो फोर्स लगा है नोजल की हेल्प से, ऐसे जो जा रहा है नोजल की हेल्प से फोर्स जो जा रहा है, वो जो फोर्स है, अगर मैं फोर्स की बात करूं तो क्या Fx को आप ढूंढोगे, नहीं, आप क्या ढूंढोगे, आप ढूंढोगे Fn को, ध्यान से समझो, आप किसे ढूंढोगे, Fn को, है कि नहीं। यहां से आप समझ में आ रही है चीज कि यहाँ पर हम Fx को ना लेते हुए अब Fn को लोगे, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर जो चीज लग रही है वही तो इसे रोटेट कराने की कोशिश कर रही है कि नहीं। तो आप Fn की कैलकुलेशन लेके चलोगे इसमें, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो हमें Fn की वैल्यू निकालनी है पहली चीज, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर ये थीटा वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ पर ये थीटा है, ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये इसके परपेंडिकुलर है, किसके, इस वाली लाइन के, तो अगर ये थीटा है तो ये कितना 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना बैठेगा फिर से थीटा, ठीक है, ये कितना बैठेगा थीटा, क्लियर हो रहा है यहाँ से, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर इस लाइन को देखिएगा कि अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को x बोलता हूँ कि ये x डिस्टेंस पर लग रहा है, ये जो पॉइंट है जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ नोजल वाटर का, वो मान लीजिए x डिस्टेंस पर लग रहा है, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट से, हिंज पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x अपॉन कोस थीटा, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, x अपॉन कोस थीटा, ठीक है। कहाँ से, कौन से वाले ट्राइंगल से, इसे a मान लो, ठीक है, या o मान लो, इसे o, इसे a मान लो। यहाँ पर ये जो पॉइंट पर पहुंचा, ये इसकी न्यू पोजीशन है, ये दो अलग अलग नहीं है, ये क्या है, ये न्यू पोजीशन है, ये न्यू पोजीशन है, ठीक है, ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, ठीक। तो उम्मीद है आपको ये फिगर समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर इस b के हिसाब से, इस b के हिसाब से AOAB ट्राइंगल के हिसाब से आपके पास ये जो डिस्टेंस आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, x अपॉन कोस थीटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ थीटा ये है तो x अपॉन कोस थीटा, अगर ये डिस्टेंस x है तो। ऐसे ही अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो ये जो आपके पास है ये L/2 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। तो L/2 का ये कितना हो जाएगा, L/2 का कोस 90 माइनस थीटा मतलब L/2 साइन ऑफ थीटा, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, L/2 साइन ऑफ थीटा, यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है L/2 साइन ऑफ थीटा, क्लियर। अब यहाँ पर पहले हम बात कर लेते हैं Fn की। Fn को अगर हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है, Fn, तो अभी हमने Fn जो निकाला था, अभी हमने निकाला था बेसिकली, ठीक है, कि यहाँ पर ये जो थीटा है, ठीक है, यहाँ पर ये जो थीटा है ये इंक्लाइन से ही तो बना रहा है, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आई थी अभी जो हमने निकाली थी, रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, रो ए, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पर ये आया था m डॉट इंटू रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन थीटा, फिर हमने उसका कोस थीटा किया था एंड साइन थीटा किया था प्रोडक्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर ये आया था रो ए वी स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ठीक। तो ये हो गया था हमारे पास Fn, ठीक। इस Fn की वैल्यू जो लगी हुई है, अब जरा एक काम कीजिएगा, इस हिंज के अबाउट, ठीक है, टेक मोमेंट अबाउट द हिंज पॉइंट, कौन सा पॉइंट है, O, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोर्स लग रही है Fn, किधर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज, तो Fn इंटू एक्स अपॉन कोस थीटा,
एफ एन इंटू एक्स अपॉन कोस थीटा। क्लियर, एफ एन इंटू एक्स अपॉन कोस थीटा, ये हो गया। साथ में जो हमारे पास ये वाला फोर्स लग रहा है mg वाला, वो mg वाला इस पॉइंट के अबाउट कैसे जा रहा होगा, यहाँ से, इसकी लाइन ऑफ एक्शन कहाँ से होगी, यहाँ से। तो mg बराबर किसके होगा, ये जो फोर्स लग रहा है, मोमेंट लग रहा है, वो बराबर किसके हो जाएगा, बराबर होना चाहिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होना चाहिए, फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन m अबाउट o क्या होना चाहिए, 0। फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन समेशन m अबाउट o क्या होना चाहिए, 0। इसका मतलब fn इंटू एक्स अपॉन कोस थीटा किसके बराबर आना चाहिए, fn इंटू एक्स अपॉन कोस थीटा किसके बराबर आना चाहिए, जो हमारे पास mg इंटू एल अपॉन 2 साइन थीटा काम कर रहा है, mg इंटू एल अपॉन 2 साइन थीटा जो काम कर रहा है, mg इंटू एल बाई 2 इंटू साइन थीटा। क्लियर, तो यहां से हमारे पास ये रिलेशन आया। इस रिलेशन की हेल्प से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है, इस रिलेशन की हेल्प से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। यहां तक इसे नोट डाउन कीजिए, ठीक है। क्लियर हो रहा है, ठीक। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो पूछेगा। जब हमने इसकी कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक फ्लैट प्लेट ली, और फ्लैट प्लेट कहाँ से है, यहाँ से हिंज कनेक्टेड है। जैसे ही हमने उस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगा के ये कैसे हुआ, इंक्लाइंड हुआ। इंक्लाइंड होने के बाद यहाँ पर जो फोर्स आ रही है वो Fn आ रही है। अब जो Fn की वैल्यू है वो हमें देखनी है। Fn की वैल्यू इनटू में जो ये लेंथ है, जितनी यहाँ पर ये लेंथ इक्विलिब्रियम में आ रही है उसके हिसाब से, तो एक्स अपॉन कोस थीटा, ठीक है। बराबर क्या होगा, जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है बराबर किसके होना चाहिए, जो इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज मोमेंट लग रहा है। क्लॉकवाइज मोमेंट किसका लग रहा है, mg इंटू एल अपॉन 2 साइन थीटा का, ठीक है। तो अगर मैं Fn की बात करूं, एक काम करते हैं Fn की वैल्यू को हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं एक सिंपल बेसिस पर। तो Fn की वैल्यू को अगर कैलकुलेट करेंगे एक सिंपल बेसिस पर, तो यहाँ पर जो हमने वेलोसिटी ली थी वो हमारे पास v1 थी। v1 जो वेलोसिटी है वो मास की ऐसे, और m डॉट हमारा मास था, तो m डॉट इंटू v1 ऐसे जा रही है। तो m डॉट v1 का जो हमारे पास Fn की वैल्यू देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम अपने इस रिलेशन को देखें जो हमने अभी अप्लाई किया था, उसमें जो हमारे पास टिल्टेड सेक्शन वो यहाँ पर था ऐसे थीटा, तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि इस थीटा के हिसाब से हमारे पास Fn की वैल्यू सेम आ रही है या नहीं। वहां कोस भी आ सकता है, वहां साइन भी आ सकता है। तो पहले आपको ये चेक करना होगा कि इसका जो रिजोल्यूशन है m डॉट v1 का, वो Fn के हिसाब से क्या आ रहा है। तो Fn के हिसाब से देखिए थीटा यहाँ पर ये है, ठीक है। अगर थीटा की हम बात यहाँ पर ये करें तो ये कितना हो जाएगा, m डॉट v1 इंटू साइन थीटा। ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, सॉरी कोस थीटा, m डॉट v1 इंटू कोस थीटा। ध्यान से समझिए, थीटा यहाँ पर है, v1 का जो रिजोल्यूशन होगा Fn की डायरेक्शन में वो क्या होगा, m डॉट v1 इंटू कोस थीटा। मैं m डॉट v1 का रिजोल्यूशन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन माइनस फाइनल मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन। फाइनल मोमेंटम क्या होगा, 0, क्योंकि v फाइनल क्या है, 0। इसीलिए मुझे हमेशा इस डायरेक्शन को लेके चलना होगा जब हम इंक्लाइंड सरफेस की बात करते हैं। तो Fn की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से Fn की वैल्यू आ जाएगी इनिशियल मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन, इन Fn डायरेक्शन या nn डायरेक्शन, क्या हो जाएगी, m डॉट v1 इंटू कोस थीटा माइनस 0। तो यहां से वैल्यू क्या निकल के आ रही है, यहाँ पर m डॉट की वैल्यू तो वही रो ए v1 स्क्वायर, रो ए v1 इंटू v1 इंटू कोस थीटा। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर, ये क्या आएगी, रो ए v1 स्क्वायर इंटू कोस थीटा। क्यों ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर थीटा हमने ये माना हुआ है, ठीक है, जबकि इस वाले डायग्राम में हमने थीटा ये माना था। इस वजह से यहाँ पर साइन थीटा ना आके कोस थीटा आएगा। क्लियर, तो यहाँ पर जब हम वैल्यू लिखेंगे Fn की तो क्या हो जाएगा, रो ए v1 स्क्वायर इंटू कोस थीटा इंटू एक्स अपॉन कोस थीटा इक्वल टू mg इंटू एल बाई 2 इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा कैंसिल, क्या बचेगा, रो ए v1 स्क्वायर एक्स इक्वल टू mg इंटू एल बाई 2 साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा को एक साइड रखिएगा, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, आउटकम को, साइन थीटा को एक साइड लिखिएगा, क्या क्या बचेगा, रो ए v1 स्क्वायर एक्स इंटू 2 डिवाइडेड बाई mgl, ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू दिस, या थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2 रो ए v1 स्क्वायर एक्स अपॉन mgl, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है, या फिर यहाँ पर इसको डिराइव करने का पैटर्न समझ लीजिए, ठीक है। तो डिराइव करने का पैटर्न ज्यादा इजी है,
ठीक है, पैटर्न को समझना है, ठीक है, और सीधा आप ये फॉर्मूला वहां पर डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली मैग्नीट्यूड्स में पूछा जा सकता है। इसकी लेंथ दी हो सकती है मैग्नीट्यूड में, यहाँ पर एक्स डिस्टेंस दी हो सकती है मैग्नीट्यूड में, साथ में यहाँ पर वेलोसिटी दी हो सकती है, और आपके पास सारी वैल्यू मैग्नीट्यूड में हो सकती है, और आपसे थीटा का मैग्नीट्यूड पूछ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ से ये चीज समझ में आ रही होगी कि इंक्लाइंड सरफेसेस के लिए हम किस तरह से जो वैल्यूज हैं उनको किस तरह से लेके चल रहे होते हैं। ये हो गया हमारा वर्टिकल सेंस में। अभी तक जो मैंने दोनों चीजें समझाई थी आपको वो हॉरिजॉन्टल सेंस में समझाई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा डेरिवेशन जो होता है वो हॉरिजॉन्टल सेंस में होता है। तो आपने वो हॉरिजॉन्टल में समझाना, तो आप कहीं ना कहीं वाटर के साथ में दिक्कत नहीं समझोगे कि वाटर ज्यादा नीचे की तरफ जा रहा होगा, ऐसे नहीं सोचोगे आप। तो कैलकुलेशन करते हुए आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे कि हाँ यहाँ पर जो v1 है वो इस पर जब टकराएगी उसके बाद जो वेलोसिटी जाएगी वो v1 v2 एंड v2 हमारी हम क्या मान के चलेंगे कि दोनों ही सेम है, दोनों ही सेम है। इसीलिए मैंने वो डेरिवेशन आपको हॉरिजॉन्टल प्लेन पर सोचने के लिए बोला, ठीक है, जिससे कि आपको आगे फिर दिक्कत ना हो इनको ड्राइव करते हुए। क्लियर? ठीक है, ठीक, चलिए फिर अब आगे चलते हैं। ठीक है, यहां पर ये फॉर्मूला क्लियर हुआ, तो थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स 2 रो ए v1 स्क्वायर x अपॉन mgl। ठीक है, देखिए आज का जो सेशन रहने वाला है ना फ्लूइड मशीनरी में, वो कहीं ना कहीं हमारा मैथमेटिकल सिचुएशन से रिलेट करेगा। ठीक है, और जो कल का सेशन रहने वाला है वो कहीं ना कहीं हमारा क्वेश्चन से, और जो परसों का है वो हमारा रियल थिंग से, जैसे कि पेल्टियर टरबाइन क्या होती हैं। ठीक है, पेल्टियर टरबाइन में हम क्या क्या चीजें, डायनामिक हेड और स्टैटिक हेड, या कौन सी चीजें लेके चलते हैं, तो वहां पर आपको फिजिकल व्यू देखने को मिलेगा। जैसे कि कल मैंने फिजिकली आपको बताने की कोशिश की सब कुछ, ठीक है, विजुअलाइजेशन कराने की कोशिश की, आज हम थोड़ा मैथ्स पर चल रहे हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको हमेशा याद रहने चाहिए किस तरह से हम डिराइव करते हैं। ठीक है, चलिए अब थर्ड केस लेके चलते हैं। थर्ड केस है हमारे पास कर्व्ड बीम, सॉरी कर्व्ड प्लेट। ठीक है, अगर कर्व्ड सरफेस है हमारे पास, तो पहले एक सिंपल केस लेके चल रहा हूं, सॉरी फोर्थ केस है ये, सिंपल केस लेके चल रहा हूं। सिंपल केस कैसे कि अगर हमारे पास सिमेट्रिकल कर्व्ड सरफेस है, सिमेट्रिकल कर्व्ड सरफेस है ऐसे, ठीक है, और ये दोनों तरफ से यहाँ फिक्स है, पहले मूवमेंट में नहीं है पहली चीज, उसके बाद ये दोनों तरफ से फिक्स है, और मैं जो वेलोसिटी यहाँ पर जो नोजल लगाया हुआ है वो नोजल यहाँ लगाई हुई ऐसे। ठीक है, तो जो मास आएगा वो कैसे आएगा, ऐसे आता हुआ दिखेगा, स्प्लिटर लगा होगा, स्प्लिटर क्या करेगा, इस पर मास ऐसे निकालेगा, इस पर ऐसे। क्लियर हो रहा है दोनों चीजें? ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि मान लीजिए m डॉट इसका इनिशियल मोमेंट मास है, मास पर यूनिट टाइम। ठीक है, m डॉट, साथ ही v1 इसकी वेलोसिटी है इनिशियल। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर जो सोचेगा, इस पर सोचेगा कि ये v1 है, तो इस पर स्प्लिट होने के बाद इसकी वेलोसिटी होगी मान लीजिए v2 और इसकी वेलोसिटी होगी v2, क्योंकि अगर मैं ये स्मूथ सरफेस मानूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से v1 बराबर v2, कोई दिक्कत नहीं है, v1 बराबर हो जाएगा v2, पहली चीज। दूसरी बात, अब जब ये इससे स्प्लिट होने के बाद यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है, तो v2 यहाँ पर वेलोसिटी दिख रही होगी आपको, तो पहले आप क्या करो, m डॉट के साथ लेके चलो, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा m डॉट बाई 2 और यहाँ पर होगा m डॉट बाई 2। क्यों? क्योंकि आपके पास मास क्या हो जाएगा, हाफ इधर से स्प्लिट, हाफ इधर से स्प्लिट। ठीक है, तो m डॉट बाई 2 एंड m डॉट बाई 2 हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर आप देखो इसके आउटकम पर क्या इफेक्ट दिख रहे होंगे। ठीक है, जो ये हमने आउटकम बनाया, इस आउटकम पर क्या इफेक्ट दिख रहे होंगे, आप उस चीज को सोचो। तो ये आपके पास यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो इसका मोमेंटम कितना होगा, इसका मोमेंटम होगा m डॉट बाई 2 इंटू v2, ये हो गया इस वाले पार्टिकल के मोमेंटम, और इस वाले पार्टिकल के मोमेंटम हो गए पर यूनिट टाइम या पर सेकेंड m डॉट बाई 2 इंटू v2। क्लियर? अगर मैं आपसे कहता हूं कि सिमेट्रिकल बीम है, सिमेट्रिकल सरफेस है आपके पास, ठीक है, और स्मूथ सरफेस है, तो हम क्या मान के चलते हैं कि जो ये थीटा बन के आ रहा है, वही थीटा हॉरिजॉन्टल से ये बना रहा
होगा। जो ये थीटा बन के आ रहा है वही थीटा ये बना रहा होगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसका जो घटक आएगा, जो रिजोल्यूशन आएगा वो कितना आएगा, m डॉट वाई टू इंटू वी टू कोस ऑफ थीटा। ऐसे ही वर्टिकल डायरेक्शन में ये वाला जो रिजोल्यूशन आएगा m डॉट वाई टू इंटू वी टू साइन थीटा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये जो पार्टिकल्स, जो वाटर पार्टिकल्स यहाँ से निकल रहे होंगे, उनका जो मोमेंटम है m डॉट वी टू वाई टू, उसका अगर हम x डायरेक्शन को देखें तो वो हो जाएगा m डॉट वाई टू इंटू वी टू कोस ऑफ थीटा, एंड यही डायरेक्शन में हो जाएगा m डॉट वाई टू इंटू वी टू साइन थीटा। क्लियर? तो ये हमारे पास दो डायरेक्शंस आ गई, x वाली और y वाली। क्यों हमने x और y की स्टडी की? क्योंकि स्टार्टिंग में हमारे पास यहाँ पर क्या है, x स्टडी करनी है। ठीक है, साथ ही हमने यहाँ पर जो फ्लैट प्लेट्स हैं वो फ्लैट प्लेट अब नहीं रही हैं, अब एक कर्व सरफेस हो चुकी हैं। तो इन कर्व सरफेस का क्या फायदा लगता है वो अब देखिएगा। फ्लैट प्लेट में तो हमने देखा कि V2 हमारे पास 0 होना चाहिए, मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। V2 0 होना चाहिए, मैक्सिमम फोर्स मिलेगा। V2 इन द सेंस V फाइनल। फ्लैट प्लेट के बाद जो यहाँ पर V फाइनल निकल के आ रही है वो हमारी 0 होनी चाहिए, जिससे कि हमारे पास क्या है कि fx की वैल्यू मैक्सिमम मिल रही है। बट इन कर्व्ड सरफेस का क्या फायदा होता है उस चीज को सोचिएगा। यहाँ पर पहले कीजिएगा fx x डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है इस सरफेस पर, x डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है इस सरफेस पर वो क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, पर सेकेंड इन x डायरेक्शन, ठीक है, माइनस फाइनल मोमेंटम पर सेकेंड इन x डायरेक्शन। क्लियर? ठीक, तो यहां से अगर मैं बात करूं इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन क्या है, m डॉट इंटू v1, इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन है। फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन क्या है, x डायरेक्शन में ये वाली चीज है ना, बट हमने अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो हमें इस डायरेक्शन को निगेटिव मानना पड़ेगा या नहीं, है ना। तो अब यहां पर देखिएगा m डॉट वाई टू वी टू कोस थीटा क्या है, इस डायरेक्शन में है। तो यहां पर माइनस में ये भी चीज क्या हो गई, माइनस m डॉट वाई टू वी टू कोस थीटा। साथ में एक चीज और है, कौन सी, ये वाली। तो ये वाली कितनी है, m डॉट वाई टू माइनस में ही m डॉट वाई टू वी टू इंटू कोस थीटा। डायरेक्शन के बेसिस पर माइनस ले रहे हैं ना, डायरेक्शन के बेसिस पर तो क्या हो जाएगा, m डॉट वी वन माइनस, ये माइनस माइनस कॉमन लेके बाहर माइनस से करोगे तो प्लस हो गया। कितना बचा, m डॉट, ये दोनों चीज सेम है, ये दोनों चीज सेम है तो क्या हो गया, जुड़ जाएंगे। क्या बचेगा, m डॉट वी टू कोस थीटा। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ से। तो हमने क्या किया, अब आपको पता है स्मूथ सरफेस है तो v1 बराबर v2, तो हम इसे लिख सकते हैं m डॉट v1 प्लस m डॉट v1 कोस थीटा, क्योंकि v1 बराबर है v2। ठीक है, स्मूथ सरफेस माना हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m डॉट v1 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचेगा, m डॉट v1 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा, ये हमारे लिए हुआ fx। तो fx की वैल्यू क्या आ जाएगी, m डॉट की वैल्यू हमें पता है रो a v1। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा रो a v1 स्क्वायर 1 प्लस कोस ऑफ थीटा। ये हुआ हमारे पास fx। अब इसकी ब्यूटी देखिएगा, मेन चीज क्या है, मेन चीज पर ध्यान दीजिएगा कि यहां पर अभी तक हमारे पास आ रहा था, अगर फ्लैट प्लेट था तो रो a v1 स्क्वायर आ रहा था, काम खत्म हो रहा था। ये चीज अगर ये फ्लैट प्लेट होती तो हमारे पास इस पर फोर्स कितना लगने वाला था, रो a v1 है कि नहीं, रो a v1 स्क्वायर, बस फिक्स प्लेट पर fx लगने वाला था रो a v1 स्क्वायर। बट जैसे हमने कर्व्ड प्लेट की तो उसमें क्या हुआ, उसमें एक प्लस के साइन के साथ ये इसका कोस थीटा टर्म्स और जुड़ गया। भले से मैं मानता हूं कोस थीटा की वैल्यू 1 से कम होती है, बट फिर भी आपके पास कुछ ना कुछ जुड़ रहा है ना। ये जुड़ने का सेंस क्यों है, इस चीज को समझो कि जब भी हम बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर से, अगर हम यहाँ पर मोमेंटम को क्या हुआ, मोमेंटम जो माइनस होना था, क्योंकि वो माइनस डायरेक्शन में अब वेलोसिटी निकल रही है, इसका मतलब वो हो क्या रहा है, इसका मतलब वो हो क्या रहा है, जरा समझो इस चीज को कि एक चीज यहां पर ऐसे जा रही है, इंपिंज कर रही है और कोशिश कर रही है कि इसको आगे की ओर धक्का दे। फिर यहां से वो बॉडी क्या है, यहां से वो वाटर पार्टिकल क्या है, इसके ऊपर ऐसे फ्लो करते हुए निकल भी रहे हैं। तो जब वो निकलेंगे ऐसे यहां से फ्लो करते हुए बाहर आएंगे, तो जब ये यहां से इस चीज को, इस स्मूथ सरफेस को छोड़ेंगे तो एक रिएक्शन फोर्स लगाएंगे ना। जब इस पर ये छोड़ेंगे तो एक रिएक्शन फोर्स लगाएंगे। बस वो जो आपने m डॉट v2, ये जो m डॉट v2 y2 इंटू कोस थीटा का जो इफेक्ट देखा, वही इफेक्ट है जो इस पर और एक्स्ट्रा आगे की तरफ फॉरवर्ड फोर्स लगा रहा है, आगे की तरफ फॉरवर्ड फोर्स लगा रहा है। ध्यान से समझो, ये माइनस जो साइन है ना, वो इस माइनस साइन के साथ क्या कर रहे हैं, आगे की तरफ एक्स्ट्रा फॉरवर्ड फोर्स लगा रहे हैं। किसके सेंस में, एज अ रिएक्शन सेंस, एज अ रिएक्शन सेंस। देखो अगर यहां से वाटर ऐसे जाके ऐसे निकल रहा है तो ये इस सेंस पर क्या दिखा रहे हैं कि रिएक्शन आगे की तरफ
जब ये यहां से छोड़ के जा रहे हैं तो रिएक्शन आगे की तरफ लगाएंगे ना, ठीक है। अगर आप किसी एक एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, तो आपने यहां पर बात की हुई है कि अगर किसी एक नॉर्मल फ्लैट प्लेट पर अगर आप फोर्स लगा के जंप करना चाहते हो तो जंप भी तो आप इस पर फोर्स लगा के कर रहे हो ना, मतलब है कि प्लेट को नीचे की तरफ दबाने की कोशिश कर रहे हो और अपने आप को ऊपर की ओर लेके जाने की कोशिश कर रहे हो जब आप जंप करते हो किसी पर। तो ऐसा ही यहां पर हो रहा है कि जब वाटर पार्टिकल इस कर्व सरफेस से बाहर निकल के आ रहे हैं, तो जब ये बाहर निकलेंगे तो ये इस पर किधर की ओर फोर्स लगा रहे हैं, आगे की ओर, है ना। जब ये बाहर निकल रहे हैं तो आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं। वही सेंस यहां पर आपको देखने को मिल रहा है, माइनस माइनस के साथ जब माइनस इंटू हो रहा है तो प्लस हो रहा है वहां पर, है ना। मतलब वो रिएक्शन वाला सेंस आ रहा है, मैथमेटिकली प्रूफ होना ही था, मैथमेटिकली प्रूफ होना ही था, क्योंकि एक्चुअल में वो एक तरह से क्या है, इसके ऊपर आगे की तरफ फॉरवर्ड फोर्स लगा रहा है, ठीक है। जो चेंज हो रहा है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड फोर्स लगा रहा है। इस चीज को समझो, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टूडेंट इस चीज में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि सर ये तो नेगेटिव डायरेक्शन में है तो फिर ये पॉजिटिव कैसे लगा रहा होगा। ये पॉजिटिव इसलिए लगाएगा क्योंकि ये आउटवर्ड है, ये एग्जिट है, और एग्जिट हमेशा इस पर इनवर्ड फोर्स लगाते हुए आगे की तरफ निकलेगा, ठीक है। अपने माइंड में वो इमेजिनेशन हमेशा रखिए, एक प्लेट है, उस प्लेट पर आप जंप कर रहे हैं, तो जंप कर रहे हैं प्लेट से, तो प्लेट के ऊपर आप जंप करेंगे तो ऐसे जाएंगे ना, जब ऐसे जाएंगे तो इसके प्लेट के ऊपर आप नीचे की तरफ फोर्स लगाएंगे, तभी तो आप ऊपर जितना ज्यादा जा सकेंगे, क्योंकि आप इस पर ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तभी तो आप ऊपर जा पा रहे हैं ज्यादा, ठीक है। तो इस सेंस को समझिएगा यहां से, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं फिर, ठीक, आगे चलते हैं फिर, ठीक है। उम्मीद है यहां से आपको समझ में आया होगा एफ एक्स वाला कॉन्सेप्ट। अब बात कर लेते हैं एफ वाई की, इसी सेंस में अब बात कर लेते हैं हम एफ वाई, ठीक है। तो क्या वर्टिकल डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, क्या वाई डायरेक्शन में इसमें फोर्स लग रही है, चेक कर लेते हैं। एफ वाई क्या होगा, एफ वाई इनिशियल क्या है, इनिशियल मोमेंटम, हमेशा फॉर्मूला अपने माइंड में याद रखिएगा, इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड इन वाई डायरेक्शन, है ना, माइनस फाइनल मोमेंटम पर सेकेंड इन वाई डायरेक्शन, ठीक है। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, वाई डायरेक्शन में 0, v1 क्या है, एक्स डायरेक्शन में, वाई में है ही नहीं 0, माइनस फाइनल मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन, तो आप क्या मानोगे, एक को पॉजिटिव एक को निगेटिव, तो पॉजिटिव माना तो यहां पर क्या है, m डॉट y2 इंटू v2 साइन थीटा, m डॉट y2 इंटू v2 साइन थीटा। एक क्या है निगेटिव, तो ये निगेटिव में माइनस में m डॉट y2 इंटू v2 साइन थीटा। तो क्या हुआ, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, कैंसिल हो गए, क्या बचा 0। इसका मतलब सिमेट्रिकल कर्व्ड सरफेस में एफ वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। सिमेट्रिकल कर्व्ड सरफेस स्मूथ है और यहां से वेलोसिटी जा रही है तो एफ वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। क्लियर हो रहा है यहां तक समझ में आया। ओके, एफ एक्स एंड एफ वाई क्लियर हुआ। आगे चलते हैं फिर, जल्दी से बताइए, क्लियर हो गया है। कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो पूछ लीजिए, किसी भी तरह का डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक, गुड, ठीक है। कोई भी किसी भी तरह का डाउट है तो पूछते रहिएगा। ओके, गुड। चलिए अब आगे देखते हैं। अब लेके चलते हैं एक सिंगल फिफ्थ केस। ठीक है, यहां पर क्या है, कर्व्ड वेन है। फिफ्थ केस में क्या है, कर्व्ड वेन है, बट इसमें क्या है, कर्व्ड वेन में या कर्व्ड सरफेस में हम जो एंट्री कर रहे हैं, एंट्री ऑफ वाटर एट द टिप, ठीक है। मैं ये लेके चल रहा हूं, यहां लिखूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं फिगर आएगा, एंट्री ऑफ वाटर एट टिप, ठीक है। तो हम टिप पर एंट्री करा रहे हैं, तो जरा ध्यान दीजिएगा इसमें किस तरह से हम कैलकुलेशन करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट फिगर है, अभी तक के जो फिगर थे वो एक सिंपल क्वेश्चन आते हैं इंपैक्ट ऑफ जेट से फ्लैट प्लेट पर, तो उनसे हम वहां से डील कर लेते हैं। बट यही जो आपके पास मैं अब फिगर बना रहा हूं ना, उसी से बेस क्रिएट होता है टरबाइन का एंड पंप का, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, जो हम ये एक जनरल ब्लेड का केस लेके चल रहे हैं, जनरल केस, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल भी नहीं मानूंगा, ये सिमेट्रिकल भी नहीं मानूंगा, ठीक है। हम थीटा एंड फाई लेके चलेंगे, अल्फा एंड बीटा लेके चलेंगे, ठीक है। तो जरा समझिएगा, अगर मैं यहां नोजल ऐसे लगा के चलता हूं,
ठीक है, ये नोजल मैंने ऐसे यहाँ पर लगा के चला, इस तरह से, थोड़ा सा और इसे यहाँ पर बना लेते हैं ऐसे, ठीक है, ठीक। ये मेरे पास जो वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसे मैं बोलूंगा v1। ये मेरी हो गई एब्सोल्यूट वेलोसिटी। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं उनको भी समझते रहिएगा। v1 मैं यहां लिख रहा हूं टर्म्स, एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट, ठीक है। साथ ही यहां पर मान लीजिए, देखिए अभी मैं जैसे बात कर रहा हूं यहां पर, या एक काम करते हैं, अभी कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता हूं यहां पर, अभी इसे अगर मैं फिक्स लेके चल रहा हूं, अगर मैं इसे अभी सिंपली फिक्स लेके चल रहा हूं, तो फिक्स सेंस में भी आपको ये फॉर्मूला ड्राइव करना भी आना चाहिए। ये चीज भी लेके चलते हैं। चलिए फिर पहले हमें फिक्स सेंस में लेके चलते हैं, पहले इसे फिक्स सेंस में लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको यहाँ पर रिलेटिव सेंस में भी लेके चलने की कोशिश कर रहा था, बट ठीक है, पहले हमें फिक्स सेंस में लेके चल रहे हैं क्योंकि फिक्स सेंस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि ये जो आपके पास v1 सेंस में वेलोसिटी आ रही है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसका मान लीजिए ये जो एंगल बन के आ रहा है, ठीक है, ये जो हम एंगल लेके चल रहे हैं v1 सेंस में, हमारे पास जो ये एंगल है इसे हम बोल रहे हैं थीटा, और जो ये v1 सेंस में जो ये इस तरह से आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी यहाँ पर आउटलेट में जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए इसे मैंने v2 माना, ठीक है, यहाँ v1 से एंट्री हुआ, v2 हमने माना, तो इस v2 पर ये जो एंगल सब्स्टिट्यूट कर रहा है वो मान लीजिए फाई सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। ये v2 जो है वो एंगल सब्स्टिट्यूट जो कर रहा है वो फाई 2 सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। ये हमने इस तरह से माना यहाँ पर, ठीक। तो अब जरा इस चीज को सोचिएगा कि यहाँ पर ये v2 से अगर मैं m की बात करता हूं तो मास कितना रहेगा, मास जो यहाँ पर m डॉट है वही मास पूरे में चल रहा होगा, तो यहाँ पर भी m डॉट होगा, ठीक है। यहाँ पर जो मास m डॉट है वही मास यहाँ पर m डॉट होगा। तो उसके सेंस में क्या होगा, सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें स्टेशनरी कर्व सरफेस के लिए, ये अभी जो केस चल रहा है वो किसके लिए है, स्टेशनरी के लिए, ठीक है, ये केस है स्टेशनरी के लिए। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम क्या चीज लेके चल रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास fx है, तो fx क्या है, इनिशियल, fx क्या हो जाएगा हमारा, इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड, वही सेम केस इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड इन x डायरेक्शन, ठीक है, माइनस फाइनल मोमेंटम पर सेकेंड इन x डायरेक्शन, ओके। तो यहाँ पर इनिशियल मोमेंटम इन x डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगर ये थीटा हमने लिया है तो ये थीटा हो जाएगा, तो m डॉट v1 कोस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, m डॉट v1 कोस थीटा, ये हो गया इस डायरेक्शन में, क्लियर, ये हो गया इस डायरेक्शन में m डॉट v1 कोस थीटा। ऐसे ही इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, m डॉट v1 साइन थीटा, समझिएगा इस चीज को, ये तो m डॉट v1 कोस थीटा हो गया इस डायरेक्शन में, ये हो गया साइन थीटा इस डायरेक्शन में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, m डॉट v2 कोस फाई, और यहाँ पर हो गया ये m डॉट v2 साइन फाई, ठीक है, साइन फाई। तो यहाँ पर m डॉट v1 कोस थीटा माइनस फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन किस में जा रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में, ये किस में था, ये था पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसलिए यहाँ पर माइनस तो पहले से ही रहेगा बाय द फॉर्मूला, और यहाँ पर माइनस क्योंकि डायरेक्शन माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस m डॉट v2 कोस फाई, ठीक। तो यहाँ से वैल्यू आ गई m डॉट, ठीक है, और v1 बराबर क्या मानेंगे, अगर स्मूथ सरफेस है तो, अगर स्मूथ सरफेस है तो हम क्या मानेंगे, v1 बराबर है v2, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, v1 कॉमन आ गया, क्या बचा, कोस थीटा, और माइनस माइनस प्लस में कोस फाई, m डॉट v1 कोस थीटा प्लस कोस फाई। m डॉट को हम क्या लिख सकते हैं, रो ए v1, तो v1 का स्क्वायर हो गया, क्या बचा, कोस थीटा प्लस कोस फाई। ये वैल्यू आ गई हमारी fx की, जब ये स्टेशनरी है, जब ये स्टेशनरी है तो ये fx की वैल्यू आ गई, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर fy की, fy की वैल्यू भी देख लो, fy क्या हो जाएगा, fy होगा इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड इन y डायरेक्शन माइनस फाइनल मोमेंटम पर सेकेंड इन y डायरेक्शन। आपको पता है जितनी बार मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, इतनी बार लिखने के बाद भी आप अगर इसे रिवाइज नहीं करते ना तो आपको ये फॉर्मूले में ही दिक्कत आएगी, पक्का कह रहा हूं मैं। इसलिए एक रिवीजन जरूर है, आप पूरी फ्लूइड मशीनरी पढ़ने के बाद एक रिवीजन जरूर कीजिएगा, और इतनी बार मैं लिख रहा हूँ उस चीज को उतनी बार ही याद रखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इन माइनस प्लस में ही स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होते हैं,
ठीक है, तो इस चीज पर ध्यान रखिएगा। तो इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, वाई डायरेक्शन में हमने ये माना पॉजिटिव प्लस साइन, और ऐसे इसका मतलब इसका ये नहीं है कि इसके नीचे नहीं, डायरेक्शन की बात हो रही है। अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन निगेटिव है, ठीक है। इसका मतलब यहां पर क्या जा रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में तो m डॉट v1 साइन थीटा, इनिशियल क्या है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो m डॉट v1 साइन थीटा हो गया। उसके बाद माइनस साइन इस फॉर्मूले का, साथ में फिर क्या है फाइनल मोमेंटम अभी भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ध्यान दो फाइनल मोमेंटम भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो माइनस में क्या होगा प्लस का m डॉट v2 साइन फाइव, है ना। तो यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, तो यहाँ से आएगा m डॉट v1 साइन थीटा माइनस m डॉट v1 ही लिख रहा हूं क्योंकि आपको पता है v1 इक्वल टू है v2, क्योंकि स्मूथ सरफेस हमने लिया हुआ है, तो m डॉट v1 यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी साइन थीटा माइनस साइन फाइव। सो fy इक्वल टू रो ए v1, m डॉट की वैल्यू रो ए v1 का स्क्वायर हो गया साइन थीटा माइनस साइन फाइव। क्लियर, ये हो गया हमारे पास fy। तो आपको यहां पर ये समझ में आ रहा है कि जो हमने अभी सिमेट्रिकल सरफेस ली थी, याद होगा एक सिमेट्रिकल सरफेस ली थी उसमें fy नहीं था, बट यहां पर क्या है इस कर्व्ड सरफेस में, जो कि हमारी एक जनरल केस है, जनरल केस में अभी हमने स्टेशनरी में जनरल केस लिया, स्टेशनरी में जनरल कैसे कि थीटा ये लिया, कर्व्ड सरफेस है सिमेट्रिकल नहीं है, यहां से फाई से जा रही है, थीटा है यहाँ फाई है, स्टेशनरी बीम है, स्टेशनरी कर्व्ड सरफेस है अभी। तो क्या हमने माना, हमने क्या देखा कि m जो है जो मोमेंटम है x डायरेक्शन में, वो तो कहीं ना कहीं हमारा इंक्रीज हो रहा है, प्लस के साथ कुछ ना कुछ वैल्यू एड ऑन हो रही है, कुछ ना कुछ वैल्यू एड ऑन हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे पास कर्व्ड सरफेस बनाने का फायदा मिला, fx की वैल्यू ज्यादा मिल रही है, बट उसके साथ एक नुकसान और मिला, क्या कि अगर मैं यहाँ टिप से इसमें कर्व्ड सरफेस बना रहा हूं तो कहीं ना कहीं मेरे पास m डॉट v2 साइन 5 ही दिख रहा है, जो कि इस डायरेक्शन में ही निकल रहा है जिस डायरेक्शन में हमने इनिशियल मोमेंटम दिया था y में। इसका मतलब यहाँ पर क्योंकि वो उसी डायरेक्शन में निकला है, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में निकलता तो फिर कहीं ना कहीं हमारे पास यहाँ पर ये प्लस आता या फिर उसको कैंसिल करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास माइनस सेंस आ रहा है उसके साथ में आपको ये दिख रहा है कि जो हमारे पास ये वाली वैल्यू ऐसे निकली है तो उसकी वजह से यहाँ पर माइनस साइन आया है, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन कहीं ना कहीं सेम है, ठीक है, दोनों की डायरेक्शन कहीं ना कहीं सेम है। जहां दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है वहां आ जाता है प्लस, इस चीज को समझो अच्छे से, जहां दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है वहां आ जाता है प्लस, जहां दोनों की डायरेक्शन सेम होती है वहां आता है माइनस। बट हमें fy डिजायरेबल ही नहीं है, हमारे लिए इसकी वैल्यू होनी चाहिए थी 0, तो ये क्या है हमारे लिए नॉट डिजायरेबल, ये हमारे लिए है नॉट डिजायरेबल, ठीक है। अभी के सेंस में, अभी मतलब इस सेंस में जब हम बात कर रहे हैं, हमें अभी क्या चाहिए, x डायरेक्शन में फोर्स सबसे ज्यादा चाहिए, y डायरेक्शन में अभी नहीं चाहिए। जहां पर ये चीजें डिजायरेबल हैं उनकी बात मैं आगे करूंगा। जो हमारा फ्लो फील्ड होता है उसमें हमें कहीं ना कहीं डिजायरेबल होती है, उनके बारे में हम बात करेंगे आगे, ठीक है, जब फिजिकली टरबाइन एंड पंप को समझ रहे होंगे, ठीक है। क्लियर, यहां तक ये समझ में आया? जल्दी से बताइए, ये चीज अब क्लियर हो गई है। फ्लूइड मशीनरी फिफ्थ केस क्लियर हुआ, इसमें स्टेशनरी कर्व्ड वेन में फिफ्थ केस क्लियर हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं रिलेटिव केसेस की तरफ। अभी हमने स्टेशनरी केसेस देखे, अब हम बात करते हैं रिलेटिव केसेस। अब हम चलते हैं रिलेटिव केसेस की तरफ। ओके, गुड गुड गुड, चलिए तो फिर अब रिलेटिव केस की तरफ चलते हैं। रिलेटिव केसेस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रहेंगे, बट समझते हुए चलेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। रिलेटिव केसेस ही हमारे आगे टरबाइन एंड पंप्स में यूज होते हैं,
ठीक है, इनको थोड़ा सा समझते हुए चलिएगा क्योंकि ये आगे हमें काफी हेल्प करेंगे आगे के डायग्राम्स में। जो अभी मैं जनरल केस लेके चल रहा था उसमें हमारा रिलेटिव सेंस हो रहा था ना, तो फिर हमारे लिए जनरली हो जाता पूरा टरबाइन एंड पंप के लिए, जो अभी 5th केस बताया। ठीक है, चलिए तो फिर यहाँ पर अब सबसे पहला केस लेके चलते हैं। फिर से इसमें एक सिंपल केस लेके चलते हैं फ्लैट प्लेट का रिलेटिव में, क्योंकि फ्लैट प्लेट से आप रिलेटिव का सेंस समझ जाओगे। फिर मैं आपको जनरल केस जो है कर्व्ड सरफेस का वो बता दूंगा। ठीक है, तो पहले फ्लैट प्लेट में समझो क्या है कि आपके पास ये जो फ्लैट प्लेट है ना, ये खुद अपनी एक u वेलोसिटी से आगे जा रही है, खुद अपनी एक u वेलोसिटी से आगे जा रही है। आपने फिजिक्स में फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़े होंगे, है ना, 11th में फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपने पढ़े होंगे। ठीक है, तो वहीं से आपको थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन लेते हुए सोचना है अपने माइंड में कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं। जहां पर आप बैठ जाते हैं उसके कोरस्पॉन्डिंग अलग चीज दिखती है, जहां पर आप एब्सोल्यूट है मतलब बाहर खड़े हुए हैं उसके बाद देख रहे हैं तो रेफरेंस अलग हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर देखनी है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक नोजल है, ठीक है, जहां से हमारे पास एक हम इम्पिंज कर रहे हैं यहाँ पर वाटर को आगे की तरफ, तो यहाँ पर मान लीजिए उसका जो मास फ्लो रेट है वो m डॉट है। ठीक है, और ये यहाँ पर v1 वेलोसिटी से एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1 से आगे की तरफ जा रहा है। अब एग्जाम्पल सोचो कि अगर मैं v1 को मान लीजिए 5 मीटर पर सेकंड ले लेता हूँ, v1 को 5 मीटर पर सेकंड ले लेता हूँ और u को मैं ले लेता हूँ 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कभी भी इन दोनों का इम्पिंजमेंट हो पाएगा? ये कभी भी इसके ऊपर स्ट्राइक कर पाएगा? नो। आपको दिख रहा है 10 मीटर पर सेकंड है, ये तो आगे जाता ही जाएगा जाता ही जाएगा, ये इसको कभी भी कैच नहीं कर पाएगा। इनमें गैप बढ़ता जाएगा उस सेंस में। ठीक है, अगर ये वेलोसिटी हमारी आगे की तरफ बढ़ाते हुए रहे तो, ठीक है, नहीं तो एक कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आगे की तरफ ये भाग रहे होंगे। ठीक है, इनमें कभी भी ये एक दूसरे को नहीं कैच कर पाएंगे, पहली चीज दिख रही है। दूसरी बात, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो बॉडी है सॉलिड बॉडी, उसकी वेलोसिटी ऑलवेज हमारे v1 से कम होनी चाहिए। ये चीज पहली कंडीशन हो गई। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई कि हमारे पास जब भी इसको हमें इम्पिंज कराना है, स्ट्राइक कराना है, तो u क्या होगा? ऑलवेज लेस देन v1। ये चीज हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई, पहली चीज। दूसरी बात, अगर मैं v1 की वेलोसिटी यहाँ पर इस तरह से लेके आ रहा हूँ, तो यहाँ समझिएगा बड़ी अच्छे से फ्रेम ऑफ रेफरेंस को सोचते हुए कि जब ये इस पर इम्पिंज हो रहा है तो कितने के साथ में इम्पिंज हो रहा है। पहले इस चीज को समझो, m डॉट को समझो। पहले ये m डॉट क्या है, m डॉट क्या है पहले उसे समझो। m डॉट यहाँ पर रो ए v1 नहीं है, यहाँ पर m डॉट रो ए v1 नहीं है। कैसे? इस चीज को समझो कि यहाँ पर आप बैठ जाओ, इस पर बैठो, तो आपको कैसा दिखेगा कि अगर ये 5 मीटर से आ रहा है और u की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहे हो, आप u की वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहे हो और ये 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो जरा सोचो क्या हो रहा होगा। ऐसे हो रहा होगा जाता हुआ। ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 5 से आ रहा है ना। इसका मतलब जो 5 एब्सोल्यूट था अभी स्टेशनरी फ्लैट प्लेट पर, जब ये 5 मीटर पर सेकंड एब्सोल्यूट था, तो यहाँ पर जो m डॉट की वैल्यू थी वो थी रो ए v1 एब्सोल्यूट, है ना, कि ये इसी के ऊपर जो m डॉट था वो इसके कोरस्पॉन्डिंग आ रहा था। m डॉट जो है वो एब्सोल्यूट के कोरस्पॉन्डिंग आ रहा था इस पर इम्पिंज करने के लिए, रो ए इंटू v1। क्लियर है? जबकि यहाँ पर क्या हो रहा होगा, इम्पिंजमेंट जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? इस तरह से, समझ रहे हो? 5 मीटर 2 मीटर यहाँ इस तरह से। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या है अब? रिलेटिव वेलोसिटी। m डॉट की जो वैल्यू आएगी, जो मास फ्लो रेट है इम्पिंज कराने के लिए, मास फ्लो, यहाँ पर वर्ड लिखो जो मैंने आपको पहले भी लिखवाया था, मास फ्लो रेट रेस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स, रेस्पॉन्सिबल फॉर फोर्स इन स्ट्राइकिंग ऑफ जेट। ठीक है, टू दी प्लेट। ठीक है, तो ये जो आपके पास मास फ्लो रेट रेस्पॉन्सिबल है, वो जो m डॉट है वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? रो ए इंटू वी आर। वी आर क्या है? मेरी रिलेटिव वेलोसिटी। वी आर क्या है? मेरी रिलेटिव वेलोसिटी। तो ये मास फ्लो मेरा जो है वो कंसिडर किया जाएगा जब यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी चल रही है, मतलब फ्लैट प्लेट जो है वो स्टेशनरी नहीं है, वो भी कुछ वेलोसिटी से जा रहा है। तो m डॉट की वैल्यू आ जाएगी रो ए इंटू वी आर, है ना। वी आर क्या होगा? वी आर होगा आपके पास v1 माइनस यू, है ना, यहाँ से दिख रहा है। ये क्या होगा? रो वी आर क्या होगा? v1 माइनस यू, या इसे अगर हम u1 मान ले तो ये क्या हो जाएगा? v1 माइनस u1। क्लियर है? ये हो गया हमारे पास v1 माइनस u1।
रो ए, ये हो गया एम डॉट का सेंस। ठीक है, अब आगे और थोड़ा चलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पर समझिएगा, हो सकता है कि यहाँ पर आपको समझने में थोड़ी दिक्कत आए। ठीक है, बट सोचिएगा इसे। अगर मैं कहता हूँ एफ एक्स क्या है मेरा, इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन माइनस फाइनल मोमेंटम पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन। जरा इसे सोचो अब कि यहां पर मान लीजिए हमारे पास ये VR1 से वेलोसिटी आ रही है, यहां पर ये VR1 से वेलोसिटी आ रही है। इस चीज को आप सोचो कि यहां VR1 से आ रही है, अगर मैं इस पर जो आपके पास ये है एटम्स हैं, ठीक है, ये एटम्स हैं, स्प्लिटर लगा हुआ है, ये यहां पर इस तरह से जा रहे होंगे। ठीक है, यहां पर ये इस तरह से जा रहे होंगे। बट अगर आप यहां इसके ऊपर बैठ जाते हैं, सोचिएगा अगर आप इसके ऊपर बैठ जाते हैं यहां पर, तब आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि जो एटम्स हैं वो ऐसे जा रहे हैं, है ना, आप देखोगे जो एटम्स हैं वो ऐसे जा रहे हैं, जो मैं ब्लैक से दिखा रहा हूं। ठीक है, जो मैं ब्लैक से दिखा रहा हूं, आप देखोगे एटम्स ऐसे जा रहे हैं अगर आप यहां पर बैठे हुए हैं, इस रेफरेंस पर बैठे हुए। ये चीज क्या है, ये है आपके पास एक्चुअली में VR2, रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर इम्पिंजमेंट। VR2 क्यों, क्योंकि आप इसके ऊपर बैठे हुए तो आपको ऐसा ही लगेगा कि प्लेट से डिटैच नहीं हो रहे मॉलिक्यूल्स। मैं ये प्लेट है, प्लेट पर मैं यहां बैठा हुआ हूं, तो अब मैं क्या देखूंगा कि ऊपर की तरफ जो हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स है वो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ही नीचे की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे जा रहे हैं। एक हॉरिजॉन्टल प्लेट लोगे तो ऐसे जा रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं। बात क्लियर हो रही है? तो ये जो बंदा है यहाँ पर वो क्या देख रहा होगा, वो VR2 ऐसे देख रहा होगा, VR2 ऐसे देख रहा होगा। अगर मैं ये स्मूथ प्लेट लेके चलता हूं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर VR2 बराबर होगा VR1, यहाँ पर VR2 बराबर होंगे VR1। बट साथ में अगर आप यहाँ खड़े हुए हैं, मतलब आपकी रेफरेंस ये नहीं है, आप यहाँ कहीं अलग खड़े हुए हैं, ठीक है। अब जब आप एक रेफरेंस देखो, अब आप जब इसके मॉलिक्यूल्स को देखोगे तो ये जो मॉलिक्यूल है, इसके मॉलिक्यूल के बारे में सोचना आप कि ये जो मॉलिक्यूल है यहाँ पर, ये मैं ब्लू से दिखा रहा हूं, तो ये जो मॉलिक्यूल है वो एक्चुअल में किधर की ओर भाग रहा होगा, उसे इधर भी जाना है और ये U1 के साथ आगे भी जा रहा होगा, क्योंकि अटैच्ड है ना इस प्लेट पर। समझो, इस प्लेट पर अटैच्ड ही रखना है उसे, तो वो किस तरह से जा रहा होगा, वो ऐसे जा रहा होगा। किसके रेफरेंस में, इस वाले बंदे के रेफरेंस में। ये जो V2 होगा, ये जो आपके पास इन एटम्स का जो मूवमेंट होगा, किसके रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में, वो ये होगा। ये जो रेफरेंस है समझ में आ रहा है आपको, ये जो रेफरेंस है समझ में आ रहा है, ये कैसा है रेफरेंस, कि यहां पर इस बंदे को तो दिखेगा कि ये चीज आगे ऐसे जा रही है, ठीक है। वो ऐसे जाने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये बंदा भी तो आगे की तरफ मूव कर रहा है ना। सोचो, अगर मैं इसके लिए यहां पर सोचूंगा तो ये इसके लिए ये पोजीशन है इस बंदे की, इस पॉइंट के लिए ये पोजीशन है, इस पॉइंट के लिए ये पोजीशन है, इस पॉइंट के लिए ये पोजीशन है, इस पॉइंट के लिए ये पोजीशन है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्लेट भी तो आगे जा रही है ना, तो प्लेट आगे जा रही है तो बंदे की पोजीशन भी आगे जा रही है। सोच रहे हो आप, क्लियर हो रहा है? तो इसलिए इसे तो ये हमेशा दिखेगा कि वाटर पार्टिकल कैसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में। वाटर पार्टिकल इसके रेफरेंस में कैसा जाएगा, हमेशा कि ऐसे जा रहा है, वर्टिकल जा रहा है, दिख रहा है, ऐसे ही नीचे की तरफ जा रहा है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। जबकि रियल में इसके लिए जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वो कैसे जा रही है, ऐसी। जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी है वाटर पार्टिकल्स की वो कैसे जा रही है, इस तरह से। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल बन रहे हैं, कौन कौन से, एक तो बन रहा है यहाँ पर, एक तो बन रहा है इस सेंस में, ध्यान से समझिएगा। ये है मेरे पास VR2, ये है मेरे पास एब्सोल्यूट वेलोसिटी V2, और ये है मेरे पास U2, ठीक है, U2। ठीक, अभी समझिएगा इस चीज को। मैं इसे यहां पर U2 लिख रहा हूं, इसे मैं U1 लिख रहा हूं। अभी 4 फ्लैट प्लेट, U2 इक्वल टू U1 इक्वल टू U होता है, U2 इक्वल टू U1 इक्वल टू U होता है 4 फ्लैट प्लेट। कर्व्ड प्लेट में कैसे टरबाइन, कैसे पंप को हम डिजाइन करते हैं U2 एंड U1 से, वो हम बात करेंगे आगे। अभी पहले धीरे धीरे इन चीजों को समझो, ठीक है। तो यहां से U2 U1 और U सेम हो गया, तो यहां पर एक ट्राइंगल तो ये बना, ये किसके लिए हुआ, ये इस सरफेस के लिए हुआ, ऐसे एक फिगर ये बना। ऐसा ही दूसरा फिगर कहां बनेगा, ये वाला। अपने नोट्स में सिक्वेंसली बनाइएगा, ये फिगर इसके सामने दिखाइएगा, क्या होगा, इधर की तरफ VR2 दिख रहा होगा, ऐसे ये U1 दिख रहा होगा, जिसे मैं U2 भी बोल सकता हूं, ठीक है। और साथ में ये क्या दिख रहा होगा, V2, ठीक है, यहाँ साथ में V2 दिख रहा होगा। तो यहां पर एक चीज और याद रखिएगा, फॉर द स्मूथ फिगर
VR2 इक्वल टू VR1 है, VR2 इक्वल टू VR1 है, ना कि V1 इक्वल टू V2, ना कि V1 इक्वल टू V2। यहां पर क्या है, VR1 बराबर है VR2। क्लियर हो रहा है यहां से, ये चीज समझ में आ रही है? ठीक है, जल्दी से इसे क्लियर कीजिए, उसके बाद हम यहाँ फाइनल इसके आउटकम की बात कर लेते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम पर सेकेंड इन एक्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट m डॉट ये m डॉट हो गया इंटू V1, m डॉट इंटू V1, इनिशियल मोमेंटम कितना है m डॉट जो कि रिलेटिव के हिसाब से निकाला, इंटू V1, ठीक है, माइनस यहां पर मास कैसा हो जाएगा m डॉट बाई 2 के हिसाब से, यहां पर मास क्या हो गया m डॉट बाई 2 के हिसाब से, ठीक है, यहां पर मास क्या हुआ m डॉट बाई 2 के हिसाब से। क्लियर? इसके रेफरेंस में यहां पर जो फाइनल वेलोसिटी है, समझो x डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी है, x डायरेक्शन में वो कौन सी दिख रही है, x डायरेक्शन में जो फाइनल वेलोसिटी है वो कौन सी दिख रही है, जल्दी से बताओ। x डायरेक्शन में जो वेलोसिटीज हैं वो कौन सी दिख रही हैं, इन ट्राइंगल्स में कुछ दिख रहा होगा, जल्दी से आंसर दो। x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो कौन सी दिख रही है? ओके, गुड 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 गुड, U2 या U1, वेरी गुड, U2 या U1, ठीक है, ये थोड़ा लैग होता है, ठीक है, आपको लगा होगा कि यहाँ पर काफी टाइम आपका जाएगा, बट ये थोड़ा लैग होता है, ओके, ठीक है, तो U2 एंड U1, ठीक, तो m डॉट V1 यहाँ पर क्या हो जाएगा कि m डॉट बाई 2 के साथ ही तो मोमेंटम है ना x डायरेक्शन में, m डॉट बाई 2 के साथ ही तो मोमेंटम है x डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव मानी हुई है, तो कितना हो जाएगा m डॉट बाई 2 इंटू U2, है कि नहीं, और साथ में दूसरा वाला पार्ट भी तो साथ में है ना, m डॉट बाई 2 इंटू U2, ये भी इसी डायरेक्शन में है, तो प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में m डॉट बाई 2 इंटू U2, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, m डॉट V1 माइनस m डॉट बाई 2 इंटू U2 एंड U2, तो ये दोनों ही कंबाइंड हो गए, तो हमारे पास क्या है m डॉट टोटल इंटू U2, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आया m डॉट V1 माइनस U2, m डॉट V1 माइनस U2, क्योंकि फॉर फ्लैट प्लेट हम U2 को U1 लिख सकते हैं, तो हम लिख रहे हैं इसे m डॉट V1 माइनस U1, हमने इसे लिख लिया m डॉट V1 माइनस U1। अभी हमने m डॉट निकाला था क्या, रो a V1 माइनस U1 इंटू V1 माइनस U1, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ से fx यहाँ से क्या आंसर आ गया, रो a V1 माइनस U1 का स्क्वायर, ठीक है। जनरली स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को रटते हैं, क्या करते हैं वो कि जहां पर हमारी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी तो हम सीधा जो मैंने स्टेशनरी फिगर आपको समझा दिया ना, उन्हीं स्टेशनरी फिगर से आपको रटा दिया जाता है कि रो ए वी स्क्वायर है, अब क्या करना, इसमें वी आर रख देना, बस वी आर क्या होगा, वी माइनस यू, रट लो इसे, ठीक है भाई। बेसिक फंडा ये है, बेसिक फंडे को समझोगे तभी तो इन चीजों पर पहुंचोगे, ठीक है, तो बेसिक फंडे को समझो, अगर कहीं दिक्कत आएगी इस बेसिक फंडे में तो पूछिएगा कि किस तरह से हम रेफरेंस को देखते हुए ट्रायंगल बना रहे होते हैं और देख रहे होते हैं कि हाँ U2 हमारी एक्सियल डायरेक्शन वाली वेलोसिटी है, तो हमारा जो मोमेंटम आएगा एक्सियल एक्स डायरेक्शन में वो U2 के हिसाब से आएगा, ना कि V2 और VR2, उसी का तो आउटकम है ना U2 जो हमें दिख रहा है कि U2 के रेफरेंस में ही VR2 एंड V2 निकल के आई, तो U2 ही तो है हमारा जो फाइनल मोमेंटम लेके आएगा एक्स डायरेक्शन में। क्लियर? उम्मीद है यहां तक कि समझ में आ रहा होगा, ठीक है, जल्दी से बताइए, ठीक है, ठीक, हाँ, तो यहां तक ये कंप्लीट हुआ हमारा फ्लैट प्लेट के हिसाब से, फ्लैट प्लेट के हिसाब से क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरह से हमारे पास U2 एंड U1 का सेंस आ रहा है निकलते हुए।
चलिए तो एक काम करते हैं आगे का फर्दर जो हमारे पास है, आगे जो फर्दर मैं आपसे कह रहा हूं कि इंक्लाइंड सरफेस के लिए अगर मैं यहाँ पर जो फोर्स है Fx या Fy, ठीक है, उसमें अगर वैल्यू निकालना चाहूं, यहाँ पर Fy क्या हो जाएगा, 0। Fy तो अभी भी 0 रहेगा, ठीक है, Fy अभी भी 0 रहेगा क्योंकि m.y2 इंटू VR2 एंड m.y2 इंटू VR2 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, 0 हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इंक्लाइंड सरफेस की बात करूं, चलो हम कर लेते हैं फिर, ठीक है, कर लेते हैं उसे, इंक्लाइंड सरफेस को भी कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम कर्व्ड सरफेस को कल देखेंगे, फिर कर्व्ड सरफेस को हम फिर कल देखते हैं, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस को करने के बाद हम कल क्वेश्चंस भी देखेंगे, ठीक है। टेलीग्राम पर मैंने आपको फ्लूइड मशीनरी का मैंने आपको असाइनमेंट दिया हुआ है, हम उस असाइनमेंट को कल लगाने वाले हैं, ठीक है। आज उस असाइनमेंट को आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है, काफी क्वेश्चन आप कर सकते हैं उसके, ठीक है। अभी जो कर्व्ड सरफेस है उससे रिलेटेड हम कल क्वेश्चन कर लेंगे उससे, ठीक है। तो आप उस असाइनमेंट को लगाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन होने के लिए मैंने कल भी आपको बताया था कि ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, ठीक है, रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको जोड़ दिया जाएगा, वहां पर आपको फ्लूइड मशीनरी का असाइनमेंट मिल जाएगा उस टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो आप वहां पर जाकर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर लास्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर U2 के सेंस में, इंक्लाइंड के सेंस में, ठीक है। इंक्लाइंड में अगर हम बात करते हैं तो फिर क्या क्या वैल्यू हम निकाल के चलते हैं, उस चीज को देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम सेकंड केस मान रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी के सेंस में। तो रिलेटिव वेलोसिटी के सेंस में अभी जो हमने यहाँ पर ये फ्लैट प्लेट लिया था, अब हमने इसे इंक्लाइंड ले लिया। तो इस इंक्लाइंड में मान लीजिए ये थीटा है, ठीक है, ये हमारे पास नोजल लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। इस नोजल से यहाँ पर ये v1 वेलोसिटी से आ रहा है, m डॉट तो हमारे पास फिर वही हो गया रो ए vr1, ठीक है। यहाँ पर अब इस चीज को समझिएगा कि यहाँ पर ये हमारे लिए u जो वेलोसिटी है इस बॉडी की वो आगे की तरफ ऐसे जा रही है, ये u है, तो यहाँ पर ये u1 है, यहाँ पर ये u2 है, समझिएगा इस चीज को। ये हमारे पास ऐसे वाले पॉइंट है u1 और ये है u2, ये है u, ये सब सेम वेलोसिटी के हैं, ये सब सेम वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रही है, ऐसे। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो मुझे फिर से वही चीज कि fn डायरेक्शन की बात करो, fn डायरेक्शन की बात करो, क्योंकि यहाँ पर जब वाटर पार्टिकल जाएंगे, इस पर स्प्लिटर लगा होगा तो उससे वाटर पार्टिकल इधर निकलेंगे और इधर निकलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा m.y2, इधर हो जाएगा m.y2, ठीक है। यहाँ पर इसके हिसाब से क्या वेलोसिटी आएगी, अगर ये u के साथ जा रही है तो इस डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी आएगी, vr2, इस डायरेक्शन में क्या आएगी, vr2। ये चीज समझ में आ रही है। ये vr2 किस सेंस में आ रही है, जब आप अपने आप को यहाँ पर सोचते हो, तब आती है vr2। बट अगर मैं आपको यहाँ से इस कंडीशन को अगर मैं यहाँ से देखूं, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा यहाँ पर एक v2 इस सेंस में, तब आएगा एक v2 इस सेंस में, क्योंकि पार्टिकल ऐसे जा रहे होंगे, अब ऐसे ही पार्टिकल इसमें ऐसे जा रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा v2 का सेंस, ठीक है। इस चीज को समझो, ये हो गया v2 का सेंस। तो यहाँ पर ये जो फिगर बन रहे हैं, इंक्लाइंड सेंस में, तो वहां पर हमारे पास vr2, यहाँ पर भी क्या होगा, अगर ये स्मूथ सरफेस होगी तो हमारे पास vr1 बराबर है vr2। दूसरी बात ये जो है ये रेफरेंस है इसके लिए, और ये जो है vr2 वो है इसके लिए, समझिएगा इन दोनों चीजों को। ये रेफरेंस है इसके लिए, ये है इसके लिए, ठीक, या इसके लिए, दोनों सेम है। ऐसे ही यहाँ पर ये दोनों सेम है। अब यहाँ पर हमें निकालना है, अगर हम fn निकाल लें तो fn के सेंस में ही तो हम चीजों को लेके चलते हैं ना, तो fn के सेंस में लेके चलिएगा। तो यहाँ पर fn में इन nn डायरेक्शन, जरा सोचिएगा, इन nn डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर fn इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इन nn डायरेक्शन, इनिशियल मोमेंटम
per second in n direction minus final momentum per second in n direction. So इनिशियल मोमेंटम इन n डायरेक्शन क्या है, m डॉट v1, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा. इसका मतलब यहाँ पर m डॉट v1 इंटू कोस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, तो m डॉट v1 इंटू साइन थीटा. क्लियर हो रहा है यहाँ तक. fn इनिशियल मोमेंटम माइनस माइनस साइन लगाओ. यहाँ पर फाइनल मोमेंटम इन nn डायरेक्शन. अब जरा सोचिएगा, जब हम nn डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो डायरेक्शन है ये वाली जो रेड से दिखाई है. इसका मतलब डायरेक्शन किसकी लेनी है, ये वाली लेनी है u1 की. u1 की डायरेक्शन इस वाले में कितना आ रहा है मोमेंटम. तो यहाँ पर u1 अगर ऐसे होता, x डायरेक्शन की बात कर रहे होते तो x डायरेक्शन में क्या मोमेंटम हो जाता है, m डॉट y2 इंटू u1, जैसे अभी किया था, जैसे अभी फ्लैट प्लेट में किया था, m डॉट y2 इंटू u1 प्लस m डॉट y2 इंटू u1. बट यहाँ पर क्या है, डायरेक्शन fn है जो हमने अभी लेने सीखी थी इंक्लाइंड के लिए स्टेशनरी में. ऐसे ही यहाँ पर हम लेंगे तो यहाँ पर जो fn डायरेक्शन है ये वाली, उसमें क्या हो जाएगा, u1 का ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है. ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं इसको थीटा मानता हूं, इसको अगर मैं थीटा मानता हूं तो यहां पर ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा. तो ऑब्वियस है ये वाला एंगल कितना हो जाएगा. यहां पर इसे समझिएगा कि ये दो हमारे पास लाइन पैरेलल हैं, ये वाले एंगल की बात हो रही है तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा. क्लियर. तो इस एंगल की अगर 90 माइनस थीटा लेता हूं तो m डॉट y2 इंटू u1 का जो मोमेंटम है, मोमेंटम को कीजिएगा, वेलोसिटी को नहीं, मोमेंटम को. ठीक है, वर्डिंग पर ध्यान दो. मोमेंटम कितना इधर m डॉट y2 इंटू u1 कोस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा. ऐसे ही यहाँ पर भी ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो m डॉट y2 इंटू u2 इंटू साइन थीटा. क्लियर. अब यहाँ पर क्योंकि आपको पता है फ्लैट प्लेट की जो वेलोसिटी हमने मानी है वो क्या है, u1 बराबर u2 बराबर u है कि नहीं. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम इन nn डायरेक्शन m डॉट y2 इंटू u1 साइन थीटा. ठीक है, प्लस में ये भी सेम डायरेक्शन है m डॉट y2 इंटू u2 साइन थीटा. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, m डॉट v1 साइन थीटा माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों सेम है u1 u2, तो क्या हो जाएगा m डॉट u2 या u1 साइन थीटा. अब क्योंकि आपको पता है यहाँ पर m डॉट साइन थीटा कॉमन ले लो, m डॉट साइन थीटा कॉमन ले लो, क्या बचा v1 माइनस u1. m डॉट की वैल्यू क्या है, रो a v1 माइनस u1. ये क्या है, ये है रिलेटिव वेलोसिटी के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर ये u से आगे जा रहा है, v से ये आ रही है, तो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी रो a v1 माइनस u1 इंटू साइन थीटा इंटू v1 माइनस u1. सो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा fn इक्वल टू रो a v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर इंटू साइन थीटा. और अगर मैं fx की बात करूं तो fx क्या हो जाएगा, fn का कोस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा. fx क्या हो जाएगा, रो a v1 माइनस v2 का स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा. क्योंकि fx क्या कह सकते हैं, fx को पहले और लिख लो इससे, fx क्या होगा, fx होगा fn साइन थीटा. ठीक है, तो ये हो गया. तो हमारे पास fx क्या आ गया, रो a v1 माइनस v1 माइनस v2 नहीं है, एक सेकेंड, ये u1 है. ठीक है, v1 माइनस u1 का स्क्वायर, v1 माइनस u1 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा. ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं fy की बात करूं तो fn कोस थीटा हो जाएगा. fy क्या हो जाएगा, fn कोस थीटा. तो fn कोस थीटा मतलब रो a v1 माइनस u1 का स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा. ये हमारे पास आउटकम आ जाएंगे fy का एंड fx का एंड fn का. ठीक है, तो ये हुआ इंक्लाइंड सरफेस. अब हमारे पास लास्ट रह जाता है कर्व्ड सरफेस. कर्व्ड सरफेस को हम कल समझेंगे और उसके बाद इन चीजों पर न्यूमेरिकल लगाएंगे. असाइनमेंट में आपको जो सिंपल क्वेश्चन है वो आप लगा के आएंगे, जो मैंने आज करवाया है उसी से रिलेटेड आपके वो क्वेश्चन है वो आप कर लोगे. नहीं तो हम कल भी क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, क्लियर. ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं. फिर क्लियर हुआ सभी को.
ओके गुड। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा, कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। Okay, okay then. Thank you, thank you, thank you very much.